हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। डिस्कस करेंगे आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मिशन एसएससी सीजीएल मेंस बाय 2023 जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका ये बैच है और इस बैच में हम लोग टॉप 2500 मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 100 वीडियोस में डिस्कस करेंगे और ये 100 वीडियोस का वीडियो नंबर 21 है। तो आइए शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। 1808 में किस इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के द्वारा बेसिकली ये प्रोवाइड किया गया था? एक फिजिकल पिक्चर बोल सकते हैं कि भौतिक तस्वीर प्रदान किया गया था, जो आपके दो बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक जब आपके एटम कंबाइन होते हैं तो इसके कॉम्बिनेशन से जो है एक कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है कैसे होता है, कैसे आपके यौगिक बनते हैं। तो ये बेसिकली एक फिजिकल पिक्चर बोल सकते हैं, भौतिक तस्वीर प्रदान किया गया था किस इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के द्वारा? जॉन डाल्टन, जोसेफ जे थॉमसन या फिर जे थॉमसन के भी नाम से जानते हैं, जॉर्ज ज़्विग या फिर नील्स बोर के द्वारा। तो याद रखिए 1808 में बेसिकली ये कारनामा कर दिखाया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट आपका ये करेक्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, जॉन डाल्टन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। इनका इंपॉर्टेंट आपका ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको मैं अच्छे से इस पर्टिकुलर स्लाइड में मैं डिस्कस करूंगा। क्लियर? सबसे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जानिए जॉन डाल्टन से रिलेटेड। इनका जन्म बेसिकली जो है एक वेवर्स फैमिली में हुआ था, बुनकर बोल सकते हैं कि परिवार में हुआ था, और ये पुअर बोल सकते हैं कि फैमिली से बिलोंग करते थे। 1766 में इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और ये बेसिकली इनका कैरियर जो है एज ए टीचर एट द एज ऑफ द 12 की एज में ही बेसिकली अपने कैरियर को एज ए टीचर के रूप में स्टार्ट किए थे। और ये 7 वर्ष बाद ये बेसिकली जो है ये स्कूल के प्रिंसिपल भी बन चुके थे। और ये 1793 में डाल्टन के द्वारा बेसिकली मैनचेस्टर को लेफ्ट करके जो है वो मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को पढ़ाने के लिए कॉलेज को ज्वाइन कर लिए थे। क्लियर? और ये बेसिकली जो है इनका जो लाइफ जो है बोल सकते हैं कि जो है टीचिंग में और ये रिसर्च में इनका काफी जो है लाइफ जो है आपका इनका जो है वो स्पेंड हुआ था। क्लियर? और 1808 में इनके द्वारा बेसिकली जो एटॉमिक थ्योरी को ये प्रेजेंट किया गया था, जो बेसिकली आपका ये टर्निंग पॉइंट था मैटर को स्टडी करने का। क्लियर? तो ये बेसिकली इस इंपॉर्टेंट स्लाइड में आप देखेंगे कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है, किन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बेस है आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इनके द्वारा क्या क्या पोस्टुलेट्स कहा गया था। इनके कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स आपका आगे चल करके रॉन्ग हुआ था, मैं भी बताऊंगा कि कौन सा पोस्टुलेट इनका ये रॉन्ग हुआ था। तो सबसे पहले समझिए कि जितने भी आपके मैटर्स होते हैं, ऑल मैटर्स जो आपके चाहे आपका एलिमेंट हो या फिर कंपाउंड हो या फिर मिक्सर हो, जो बेसिकली किससे मिलकर के बना होता है? एक स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिसे हम एटम्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास कोई एलिमेंट हो सकता है, उसके साथ साथ आपका जो है ये कोई कंपाउंड हो सकता है और या फिर कोई मिक्सर हो सकता है। तो ये बेसिकली आपका स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिसे हम एटम्स कहते हैं। इनके द्वारा ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है ये मैटर के बारे में कहा गया था। और जो कुछ भी आप देखते हो यूनिवर्स में, सब कुछ आपका क्या है कि ये मैटर है। और ये बेसिकली कोई भी मैटर है तो क्या करता है कि ये बेसिकली ये मास को ऑक्युपाई करता है और उसके साथ साथ जो इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली उसमें मास होता है और ये बेसिकली आपका स्पेस को ऑक्युपाई करता है, कोई भी आपका मैटर। क्लियर? तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए कि आपका ये कोई बुक है, ठीक है, और इसको आपने क्या किया कि जो है इसको आपने जो है वो 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट्स को फिर आपने फिर से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फिर डिवाइड करते करते एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो ये पॉइंट को उन्होंने क्या कहा था कि ये बेसिकली आपका ये एटम होते हैं। क्लियर? और उनके द्वारा बेसिकली ये जो टाइनी पार्टिकल्स का जो होते हैं आपके मैटर को, उनको एटम कहा गया था। और ये एटम्स, ये जो उनके द्वारा कहा गया था कि एटम्स आपके क्या होते हैं? इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, इनडिविजिबल और ये इंडिस्ट्रक्टिबल। एटम को हम फर्दर जो है डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये इनडिविजिबल होते हैं, और ना ही इसको हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं इसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन में। और ये सरासर ये बेसिकली आपके स्टेट ये पोस्टुलेट्स आगे चल करके आपका ये रॉन्ग प्रूव हुआ। जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, जैसे ही डिस्कवरी हुआ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एटम खुद में अपने आप में बोल सकते हैं कि आपका ये डिविजिबल होता है। एटम के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो एटम तो आपका डिविजिबल हुआ, लेकिन इनके द्वारा ये कहा गया था एटम आपका जो इनडिविजिबल पार्टिकल है। तो ये स्टेटमेंट आपका आगे चल कर ये इनकरेक्ट प्रूव होता है। उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके डिस्क्रीट ऑर्बिट में जो आपके चारों तरफ ये रिवॉल्व करते हैं। क्लियर? तो ये आपको याद रखना। आगे चल करके सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हैं। जैसे कि आपका ये फर्स्ट मॉडल भी दिया गया था एटम से रिलेटेड, आपके जे थॉमसन का जो है एटॉमिक मॉडल। क्लियर? तो ये भी पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा क्योंकि जे थॉमसन का नाम आपके ऑप्शन में था, तो आपको बस पूरे पेशेंस के साथ वीडियो को एंजॉय करना है। क्लियर? और साथ के साथ जब मैं पीडीएफ को शेयर करूंगा तो एक बार आपको रिवाइज कर लेना, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएगा और साथ के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होगा। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट्स के बारे में बात करें, जो भी आपका एटम्स जो होता है किसी भी एलिमेंट का जो आपका उसके पास जो है
मास और उसके साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज में वो आइडेंटिकल होता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपका ये हाइड्रोजन है और ये आपका ऑक्सीजन है, तो ये हाइड्रोजन जो आपका जो एलिमेंट है इसका जो एटम होगा और ये ऑक्सीजन एलिमेंट का जो एटम होगा, दोनों की बेसिकली जो है आपके जो होगा ये बेसिकली दोनों ही एटम के आपके जो मास होंगे ना, मास और उसके साथ साथ जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो आपके डिफरेंट होंगे। जो बेसिकली आपका ये पोस्टुलेट्स नंबर ये 4 में आपका मेंशन है, ये आपका इसको फोकस करना है कि आपका ये पोस्टुलेट्स 4 में मेंशन है, लेकिन ये आपका पोस्टुलेट्स नंबर जो 3 जो है इसमें कोई भी आपका एलिमेंट का जो आपका जो एटम होगा ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप आइडेंटिकल जो है इसको सपोज कर सकते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के जितने भी आपके एटम होंगे उनका जो मास होगा वो आइडेंटिकल होगा और एक केमिकल प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिकल होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स की, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको समझाया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के जो आपके एलिमेंट है इनके जो आपके एटम्स होंगे इनकी प्रॉपर्टीज और बोल सकते हैं कि आपका मास होगा, इनमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। और ये तो पॉइंट बहुत ही बोल सकते हैं कि आज के रिकॉर्डिंग भी आपका जो रिगार्डिंग आज भी जो है ये क्या है कि आपका ये रिलेवेंट पॉइंट है। एटम्स आपके जो है वो कंबाइन होते हैं रेशियो में, और ये बोल सकते हैं कि आपका ये होल नंबर्स के रेशियो में, और ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, H2O आपका कंपाउंड है जिसमें आपके 2 हाइड्रोजन और इनका जो है वो मास बोल सकते हैं बेसिकली आपका हाइड्रोजन का मास हम लोग क्या जो एज्यूम करते हैं 1, बेसिकली आपका 1.008 करके होता है, क्लियर। लेकिन हम लोग 1 एज्यूम करते हैं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो क्या होगा 2:2, और ये आपका ऑक्सीजन का जो है ये 15.99 होता है, क्लियर। तो लेकिन हम लोग सपोज करते हैं कि आपका कितना होता है, ऑक्सीजन का जो मास होता है आपका ये 16 होता है। तो जब हम इनको ऐसे लिखते हैं तो ये बेसिकली आपका ये होल नंबर के रेशियो में देखने को मिलता है 1:8 के रेशियो में, क्लियर। तो यही स्टेटमेंट आपका ये पोस्टुलेट्स 5 में ये पॉइंट कहा गया है। जो भी आपके रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स होते हैं ये आपके कांस्टेंट होते हैं किसी भी गिवन कंपाउंड में, क्लियर। जैसे मान लीजिए कि आपका H2O है, तो H2O आप कहीं भी इस पूरे यूनिवर्स में कहीं भी H2O का फॉर्मेशन होगा जिसमें आपके 2 हाइड्रोजन कंबाइन होंगे एक ऑक्सीजन के साथ, तो आपका ये वाटर का फॉर्मेशन कहीं भी देखने को मिलेगा, चाहे आपका कोई भी कंडीशन हो, क्लियर। तो ये बेसिकली आपको याद रखना है। और ये आपके केमिकल रिएक्शन में भी आप देखते होंगे जहां कहीं भी 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जो है कंबाइन होते हैं तो उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में हमें वाटर का फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलता है। तो ये पांचों ही पोस्टुलेट्स 6 पोस्टुलेट्स आपको आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। साथ के साथ यहाँ पे फोकस कीजिए, आपके ऑप्शन में जे थॉमसन का नाम मेंशन था और इनका ये बोल सकते हैं कि आपका ये लाइफ हिस्ट्री रहा है 1856 से लेकर के 1940 तक, क्लियर। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी का ये फैक्ट है, इट मे भी हो सकता है कि जे थॉमसन से रिलेटेड कुछ फैक्ट आपके एग्जाम से डायरेक्टली पूछ लिया जाए। तो याद रखिए बेसिकली जो है इनका जो है ये ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, क्लियर। ये ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे और ये बोल सकते हैं इनका जो जन्म हुआ था वो से तामहिल ये बोल सकते हैं कि आपका ये सब अर्ब ऑफ द मैनचेस्टर 18 दिसंबर 1856 का इनका जन्म हुआ था, क्लियर। और इनको बेसिकली जो है वो नोबेल प्राइज भी दिया गया था फिजिक्स में, बोल सकते हैं कि 1906 में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के। तो ये भी याद रखिएगा अगर इनसे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट फ्रेम कर दिया जाए एग्जामिनर के द्वारा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका जे थॉमसन से रिलेटेड आपका ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी के पॉइंट है, इट में भी हो सकता है कि आपसे क्वेश्चंस यहाँ से पूछ लिए जाए। नेक्स्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए जो इनके द्वारा डायरेक्ट किया गया था कैवेंडिश लेबोरेटरी एट कैम्ब्रिज फॉर 35 इयर्स, और उसके बाद से जो 7 ऑफ बोल सकते हैं कि इनके जो रिसर्च असिस्टेंट से सब्सिक्वेंटली जो है इनको जो है वो नोबेल प्राइज इनके द्वारा जो वो जीता गया था, क्लियर। तो ये इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा। इनके द्वारा जो है वो थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम दिया गया था, जे थॉमसन्स का एटॉमिक मॉडल, तो बहुत ही फेमस मॉडल। इनके मॉडल को हम जो है वो जानते हैं प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, रेजिंग पुडिंग या फिर वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, और ये कई बार आपके एग्जाम्स में एसएससी के एग्जाम से पूछा जा चुका है। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा, प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिंग पुडिंग या फिर वाटरमेलन मॉडल के भी नाम से जानते हैं, वाटरमेलन मॉडल, क्लियर। और इनके द्वारा बेसिकली इस पर्टिकुलर आप इस इमेज में देखिए आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि इनको हम जो वाटरमेलन मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपका वाटरमेलन है, तरबूज है, आप सब लोगों ने खाया होगा। तो ये जो बेसिकली इसमें जो रेड पार्ट जो होता है ना, तरबूज में जो खाने वाला जो पार्ट जो होता है रेड पार्ट को ही हम लोग खाते हैं। तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि जो आपका ये जो रेड पार्ट जो होता है ना वो बेसिकली आपका ये पॉजिटिव चार्ज का होता है, क्लियर। और इसमें जो आपके जो ब्लैक ब्लैक जो सीड जो होता है ना, ब्लैक ब्लैक जो काले काले जो बोल सकते हैं कि आपके जो सीड जो होते हैं इस पर्टिकुलर आपके जो है इस पॉजिटिव पार्ट में क्या होते हैं कि आपके एम्बेडेड होते हैं, धसे होते हैं। तो इनको बेसिकली इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन नाम दिया था, तो उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि जो आपके एटम्स जो होता है ना बेसिकली आपका ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आपके जो पॉजिटिव आपके चार्ज जो प्रोटॉन में आपके जो है
कौन आपका इम्बेडेड होता है, तो इलेक्ट्रॉन आपका इम्बेडेड होता है। इसलिए बेसिकली जो आपका एटम जो होता है वो क्या होता है कि आपका एटम जो है ये होल आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकली आपका ये न्यूट्रल होता है। तो ये स्टेटमेंट ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस पर्टिकुलर मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था कि जो आपका ये जो एटम जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिकली आपका ये न्यूट्रल होता है, तो आपका आंसर होगा जे थॉमसन मॉडल के द्वारा इस पर्टिकुलर पॉइंट को जो है वो एक्सप्लेन किया गया था। क्लियर, इस पॉइंट को आप रीड कीजिएगा, जो पॉइंट मैं वहां पे डिस्कस किया हूँ वही सारे पॉइंट्स इस पर्टिकुलर पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके ऑप्शन में था नील्स बोर से, तो नील्स बोर से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक सीक्वेंस बता दूं, जैसे सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले जो आपका एटम मॉडल किसका आया था, तो जे थॉमसन का आया था। सेकंड नंबर पे आपका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल एंड थर्ड नंबर पे नील्स बोर एटॉमिक मॉडल हम लोग स्टडी करते हैं। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से बेसिकली डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का श्रेय जो है किसे जाता है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस देखने को मिलता है इसके डिस्कवरी का श्रेय जाता है रदरफोर्ड को, और इनके द्वारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो है वो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है। क्लियर, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा। और न्यूक्लियस के अंदर आपका ये पॉजिटिव प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पे बेसिकली आपका ये न्यूट्रल चार्ज होता है, ये आपके प्रेजेंट होते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर, और दोनों को कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन के नाम से जानते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली हम किसके नाम से जानते हैं, न्यूक्लियॉन के नाम से जानते हैं। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप याद रखिएगा। और यहाँ पे आपको फोकस करना है नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल पे मैं डिस्कस करूंगा, तो सबसे पहले आप नील्स बोर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को याद रखिए। ये बेसिकली इनका जो जन्म जो हुआ था वो कोपेनहेगन में हुआ था, 7 अक्टूबर 1885 में हुआ था। और ये बेसिकली अपॉइंट हुए थे फिजिक्स के प्रोफेसर बोल सकते हैं कि कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में इन 1916 में, और इनको नोबेल प्राइज दिया गया था इनके इंपॉर्टेंट वर्क के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन 1922। और ये आपके जो इनके द्वारा कुछ बुक को भी राइट किया गया है, इनके इंपॉर्टेंट बुक को आप यहाँ पे देख सकते हैं, द थियरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, द थियरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, एंड सेकंड बुक आप बोल सकते हैं कि एटॉमिक थ्योरी, एंड थर्ड बुक का नाम आप याद रखिएगा द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि ये एनसीईआरटी का फैक्ट आजकल आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में काफी पूछा जा रहा है, तो मैं एक भी पॉइंट को मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ। क्लियर, जो भी पॉइंट मुझे मिल रहा है एनसीईआरटी से रिलेटेड तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर, तो यहाँ पे समझिए जो आपका वोहर का जो मॉडल है आपका एटम का, ये क्या कहता है, तो ये बेसिकली कहता है कि जो आपके एटम्स जो होते हैं ना, जो आपके एटम्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके जो है इनके अंदर बेसिकली आपका एक डिस्क्रीट ऑर्बिट होता है, और इसी में बेसिकली आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि आपके ये रिवॉल्व करते हैं केवल और केवल आपके डिस्क्रीट ऑर्बिट में। और जब ये रिवॉल्व करते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में जब आपके इलेक्ट्रॉन्स, तो इस केस में आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं। क्लियर, जब ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका जो है ये न्यूक्लियस है और ये आपका डिस्क्रीट बोल सकते हैं कि आपका ये ऑर्बिट है, ये बेसिकली आपका जिसे हम सेल कहते हैं, ये आपका मान लीजिए कि आपका के सेल हो गया, देन आपका ये सेकंड आपका जो है ये एल सेल, और ये थर्ड आपका जो एम सेल, और ये फोर्थ आपका जो एन सेल। तो इस सेल में आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि आपके रिवॉल्व करते हैं, इनके द्वारा ये कहा गया था। और ये जब ये रिवॉल्व करते हैं तो इस समय ये बेसिकली अपने एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं। लेकिन इसी स्टेटमेंट को बेसिकली जो रदरफोर्ड के द्वारा कहा गया था कि जो आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके जो है वो रिवॉल्व करते हैं वो आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ, लेकिन ये जब रिवॉल्व करेंगे, ऐसे मान लीजिए कि अगर कोई आपका चार्ज पार्टिकल है ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो जब ये रिवॉल्व करेगा तो कोई बेसिकली आपका जो चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है तो एनर्जी को रेडिएट करता है। ये आपका ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल ये कहता है कि एनर्जी को ये रेडिएट करता है, और ये जब एनर्जी को रेडिएट करता है एक समय ऐसा आएगा कि इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बचेगी ही नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बचेगी ही नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पर्टिकुलर आपके इस न्यूक्लियस में जो है वो समा जाएगा, गिर जाएगा। जब एनर्जी बची ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन जो है आपके इस न्यूक्लियस में गिर गया, और ये कह सकते हैं कि एटम का अस्तित्व ही समाप्त होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं तो आपका इलेक्ट्रॉन को आप एटम को कैसे कहोगे कि आपका ये न्यूट्रल है, क्योंकि जब हम न्यूट्रल एटम की बात करते हैं तो आपके प्रोटॉन की भी कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद से जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो आपके न्यूट्रल एटम के केस में ये कहा जाता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट को जो है
रदरफोर्ड के द्वारा जो एक्सप्लेन नहीं किया गया था। और इसी पॉइंट को जो है किनके द्वारा एक्सप्लेन किया गया था, तो बोल सकते हैं कि आपके जो है इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट नील्स बोर के द्वारा जो एक्सप्लेन किया गया था। उनके द्वारा ये कहा गया था जो इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व करते हैं लेकिन वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में आपके रिवॉल्व करेंगे, और ये जब ये रिवॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे। जब ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे तो इनके पास एनर्जी वैसे की वैसे कंजर्व रहेगी। तो इस तरीके से आपका जो है इस इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व बना रहेगा। जब इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व बना रहेगा तो इस तरीके से आपका जो है एटम भी को कह सकते हैं कि एटम में जो आपका ये न्यूट्रल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको जो है किसी के साथ प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि एटम का अस्तित्व अभी बचा हुआ है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि जो है ये पॉइंट था बोहर्स मॉडल ऑफ एटम का। उसके साथ साथ जो आपका ऑर्बिट्स या फिर इसे हम सेल कहते हैं जी, या फिर इसे हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। क्लियर? आप इसको डिफरेंट नाम से जाना जाता है, ऑर्बिट्स या फिर सेल्स या फिर जो है आपके एनर्जी लेवल्स। और ये जो ऑर्बिट्स या फिर सेल्स जो इनको हम रिप्रेजेंट भी करते हैं कैपिटल लेटर से, कह सकते हैं KLMN, या फिर इन्हें आप कह सकते हैं कि n की वैल्यू की जगह पे आप 1 2 3 4 भी आप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन है जो आपके एनर्जी लेवल जो आपके एटम का होता है। K सेल के लिए n की वैल्यू 1, और ये बोल सकते हैं कि L सेल के लिए n की वैल्यू आपका 2 होगा, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। और M के लिए n की वैल्यू आपका जो है 3, और ये n की वैल्यू आपका जो है वो n सेल के लिए कितना होगा आपका, ये 4 होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बोर का एटॉमिक मॉडल। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन दिया गया जो आपका AC यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आपका ये जो इक्वेशन बेसिकली ये प्रोवाइड करता है जो प्रॉपर्टीज होता है मोशन का, जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ट्रांसवर्सिंग और सर्कुलर पाथ। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आपका जो है भी जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको मैं हिंदी में भी रीड कर दे रहा हूँ। जो आपका इक्वेशन दिया गया है जो आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आपका जो है एक वृत्ताकार पथ को पार करते हुए किसी वस्तु की गति का गुण को ये प्रदान करता है। तो इस समीकरण में आपका भी क्या है, तो भी बेसिकली आपका डिस्टेंस है, स्पीड है, या फिर सरफेस एरिया, या फिर इंटेंसिटी है। तो याद रखिए बेसिकली इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आपका जो है भी जो है वो आपका क्या है कि स्पीड है। ऑप्शन ये आपका जो है वो सेकंड आपका ये करेक्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को साथ के साथ याद रखिए। फिजिक्स में जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, तो ये बेसिकली आपका डिस्क्राइब करता है जो कोई भी बॉडी का जो मोशन जो होता है वो ट्रांसवर्सिंग और सर्कुलर पाथ एट ए कांस्टेंट स्पीड। स्पीड आपका कांस्टेंट होना चाहिए। अगर जब भी जो हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं उसमें आपका स्पीड क्या होना चाहिए, आपका ये कांस्टेंट होना चाहिए। और साथ के साथ जो है आपका इस केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका अल्फा जो होगा आपका 0 होगा, और एक्सीलरेशन ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन आप ये कह सकते हैं कि आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, जहां पे v क्या होगा कि आपका जो है वो स्पीड होगा। तो इस तरीके से आप इस इंपॉर्टेंट इक्वेशन को याद रखिएगा। किस पर्टिकुलर ईयर में जो है आपके इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट एंटोनी लेवोजियर के द्वारा ये पब्लिश किया गया था जो आपका केमिकल नोमेनक्लेचर के मेथड को। क्लियर? तो एंटोनी लेवोजियर के बारे में याद रखिए, इनको बेसिकली हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के भी नाम से जानते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किन्हें कहा जाता है, एंटोनी लेवोजियर सर को कहा जाता है। साथ के साथ याद रखिए कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किन्हें कहा जाता है, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री आप याद रखिएगा जो है जॉन डाल्टन सर को कहा जाता है, जॉन डाल्टन सर को कहा जाता है। क्लियर? उसके साथ साथ इनको ये जो है ये एंटोनी वॉन लेवोजियर सर के द्वारा कब जो है पब्लिश किया गया था जो है ये केमिकल नोमेनक्लेचर, जो इंक्लूड करता है जो आपके रूल्स जो आपका नेमिंग केमिकल कंपाउंड्स के, जो आज भी क्या है बोल सकते हैं कि इनका आज भी उपयोग है। क्लियर? तो इनके द्वारा ये किस पर्टिकुलर ईयर में जो है ये पब्लिश किया गया था, मेथड्स ऑफ केमिकल नोमेनक्लेचर, 1780 में, 1790 में, या फिर 1787 में, या फिर 1783 में। तो पब्लिश किया गया था 1787 में। ऑप्शन आपका ये थर्ड करेक्ट हो जाएगा। एंटनी लेवोजियर सर के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा। इनके द्वारा बेसिकली ये रोल बताया गया था ऑक्सीजन का कंबस्शन में, क्योंकि आपने देखा होगा कि जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वहीं पे आपका कंबस्शन देखने को मिलता है, जहां पे ऑक्सीजन आपका एब्सेंट होता है वहां पे आपका एक कंबस्शन देखने को नहीं मिलता है। तो ये रोल बताया गया था जो ऑक्सीजन का जो है कंबस्शन में, किनके द्वारा, एंटोनी लेवोजियर सर के द्वारा बताया गया था। उसके द्वारा इनके द्वारा रिकॉग्नाइज और ये नेम भी किया गया था ऑक्सीजन का 1778 में, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन को जो है 1783 में। लेवोजियर के साथ और भी साइंटिस्ट का नाम आप याद रख सकते हैं, लेवोजियर सर, उसके साथ साथ जो है आपके जो है लुइस बर्नार्ड ग्यूटन, और ये डी मॉरवी, और ये क्लाउडे लुइस बर्थोलेट। क्लियर? और ये एंटनी फ्रैंकोइस डी फॉर
क्रॉय। तो आप शार्ट में याद रखिएगा, पूरा याद मत रखिएगा, आपके क्लाउडी लॉज बर्थलेट, आप बर्थलेट का भी नाम केवल और केवल याद रख सकते हैं। और इनके द्वारा बेसिकली एक सबमिट किया गया था इन सारे साइंटिस्ट के द्वारा जो मिल करके जो है न्यू प्रोग्राम फॉर द रिफॉर्म्स ऑफ अ केमिकल नोमेनक्लेचर टू एकेडमी इन 1787, जो आपके एग्जाम्स में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन आपके सीजीएल प्री 2023 में ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप हल्के में मत लीजिएगा, हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन फिर से देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है बेसिकली आपका ये इफेक्टिवली इसका यूज किया जाता है परमानेंट मैग्नेट बनाने में, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक या फिर स्टील। तो याद रखिए इनमें से बेसिकली जो है यूज किया जाता है, इफेक्टिव बोल सकते हैं कि आपका ये जो है किस पर्टिकुलर एलिमेंट का, तो स्टील का यूज किया जाता है परमानेंट मैग्नेट बनाने के। एल्युमिनियम के बारे में याद रखिए, एल्युमिनियम का सिंबल एल होता है, एटॉमिक नंबर आपका 13 होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एल्युमिनियम में आपके कितने नंबर ऑफ आपके जो है प्रोटॉन और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन होंगे, इस केस में न्यूट्रल केस में आपके एल्युमिनियम के केस में बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन आपके 13 होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव में आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, तो आप क्या बताएंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव में आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन तो आपके सेम होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा आपके एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, तो जितना आपका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। क्लियर? तो एटॉमिक नंबर एल्युमिनियम का 13 होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आपका हमेशा 13 होगा। और उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव है, इट मींस एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन को जो है वो डोनेट कर दिया है, तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास? 13 टोटल था, 3 डोनेट कर दिया, तो इसके पास बचा 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव के केस में एल्युमिनियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? तो याद रखिए कितना बचेगा आपका जो है वो 10 बचेगा। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, उसके साथ साथ मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव एंड सोडियम पॉजिटिव, ये आपके इलेक्ट्रो बोल सकते हैं कि आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपकी स्पीसीज होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके इन तीनों ही केस में आपके 10 देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो ये भी साथ के साथ फैक्ट याद रखिए। कॉपर से रिलेटेड याद रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कॉपर का एटॉमिक नंबर आपका, तो सिंबल सी याद रखिए। कॉपर का आपका एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है? 29, डी ब्लॉक से आपका बिलोंग करता है। एल्युमिनियम का पोजीशन कहाँ देखने को मिलेगा पीरियोडिक टेबल में? ये आपको देखने को मिलेगा पी ब्लॉक में, जो है आपका बोरॉन फैमिली में, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। क्लियर? तो ये साथ के साथ ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा। कॉपर आपको देखने को मिलेगा जो है वो डी ब्लॉक में, और ये 3D सीरीज का एलिमेंट है आपका ये कॉपर। 3D सीरीज के एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं? फिर से मैं आपको रिवाइज करवा दूं, क्विक रिवाइज करवा दूं। ये आपका स्कैंडियम से लेकर के जो जिंक तक होता है 3D सीरीज। क्लियर? डी ब्लॉक में आपको देखने को मिलेगा स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, उसके बाद से आपको देखने को मिलेगा वेनेडियम 23, और ये क्रोमियम आपका 24, मैग्नीज आपका 25, और ये फेरस 26, उसके साथ साथ आपको देखने को मिला फेरस कोबाल्ट 27, और ये निकल आपका ये 28, और कॉपर 29, सीयू कॉपर आपका 29, और ये आपका जिंक जो है आपका ये 30 होता है। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा, जिंक एटॉमिक नंबर आपका ये 30 होता है। क्लियर? और जिंक का जो ऑक्साइड जो होता है, देखिए यहाँ से एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड ये दोनों ही आपके एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर बेसिकली आपके जो है एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 और ये आपके जिंक के ऑक्साइड ZnO होते हैं। दोनों का नेचर कैसा होता है? एम्फोटेरिक होता है, और ये आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। बेसिकली आपके मेटल के जो ऑक्साइड्स जो होते हैं ना, मेटल के जो ऑक्साइड्स जो होते हैं आपके किस नेचर के होते हैं? तो बेसिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे एल्युमिनियम तो मेटल है, नेचर कैसा होना चाहिए? बेसिक नेचर का होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये एक्सेप्शन है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 जो है आपका ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक में आप कह सकते हैं कि जो है एसिडिक नेचर और उसके साथ साथ जो है बेसिक नेचर दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड में। साथ के साथ जो आपके जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? नॉन मेटल के ऑक्साइड आपके जो है या तो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, और या फिर बोल सकते हैं कि आपके एसिडिक इन नेचर होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ये बेसिकली आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। कार्बन तो आपका नॉन मेटल हुआ, इसका ऑक्साइड आपका कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जिसमें से आपका ये CO2 जो है ना, इसका नेचर कैसा होता है? CO2 का नेचर आपका एसिडिक होता है। क्लियर? और ये आपका CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी तो आपका कार्बन का ही ऑक्साइड है, लेकिन इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर आपका जो है ये न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल होता है। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा, और इसका आंसर बेसिकली आपका स्टील हो जाएगा, जो है परमानेंट मैग्नेट में इसका यूज किया जाता है। इफेक्टिव तरीके से हाईली इफेक्टिव होता है आपका स्टील। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका ये जो है ये परमानेंट मैग्नेट, ये जो है इमेज है परमानेंट मैग्नेट का। ये जो बेसिकली आपका हॉर्सशू मैग्नेट है मेड ऑफ एलिको।
जिसमें बेसिकली आपको ये एलॉय देखने को मिलेगा एल्युमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट का। क्लियर। और ये बेसिकली जो मैग्नेट का जो आपका शेप जो होता है हॉर्सशू है, इस पर्टिकुलर शेप में आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये देखने को ये जो शेप जो होता है क्रिएट करता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल्स, इसलिए इसको जो है हॉर्सशू शेप में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है कि एक किस पर्टिकुलर जो है मेथड ऑफ कुकिंग में जो एक प्रकार का एक मेथड होता है जिसका हम यूज करते हैं फूड को बेसिकली जो है इस पर्टिकुलर मेथड में क्या करते हैं ना, सबसे पहले तो आपको मैं इमेज ही दिखा दूं, इमेज दिखाने पे ज्यादा और क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने फूड को लिया, नीचे से आपने हीट प्रोवाइड किया और यहाँ पे क्या होता है कि इस पर्टिकुलर हीट की वजह से जो है आपका ये जो है फूड मटेरियल का और आपका रोस्ट हो रहा है, हीट हो रहा है। क्लियर। तो इस पर्टिकुलर जो मेथड्स होता है इसको हम किसके नाम से जानते हैं? स्टीविंग कहते हैं, ब्रेजिंग कहते हैं, स्पीड रोस्टिंग कहते हैं या फिर आपका पोचिंग कहते हैं। तो पोचिंग तो नहीं होगा, तो आपका इलीगल जो होता है शिकार करना होता है। क्लियर। तो ये तो नहीं होगा। बेसिकली इसका आंसर होगा आपका जो है वो स्पीड, आपका ये रोस्टिंग हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड आपका ये करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके सीजीएल प्री 2023 के एग्जाम्स में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस पर्टिकुलर इमेज के जरिए आप बहुत लंबे समय तक इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रख सकते हैं। इस इमेज में देखिए, ये मेथड होता है आपका ये कुकिंग का स्पीड रोस्टिंग मेथड में हम यहाँ से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और कुछ समय के बाद ये अच्छा खासा ये आपका बन करके फूड आपका ये तैयार हो जाएगा क्योंकि इसको एनर्जी मिल रही है। क्लियर। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप इस पर्टिकुलर इमेज के जरिए याद रखेंगे लंबे समय तक। पोचिंग क्या होता है? आपका इलीगल हंटिंग होता है या फिर कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स होता है। तो ये आपका ऑप्शन में था। स्टीव क्या होता है? स्टीव बेसिकली जो होता है ना, ये कॉम्बिनेशन होता है जो आपका सॉलिड फूड इंग्रेडिएंट्स जो होता है ना, जो हम कुक करते हैं तो लिक्विड में क्या करते हैं कि जो है सबको जो है बेसिकली इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है आपका ग्रेवी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेसिकली आपका स्टीव क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है सॉलिड फूड का, फूड इंग्रेडिएंट्स, और उसमें जब पकाते हैं तो उसमें लिक्विड भी ऐड करते हैं, वाटर भी ऐड करते हैं, तो क्या बन के तैयार होता है? रिजल्टेंट आपको ग्रेवी तो मिलता है। आपने सब्जी में देखा होगा कि सब्जी जब हम लोग खाते हैं तो कहते हैं ना कि थोड़ा सा कई लोगों को जो है सूखी सब्जी पसंद है, कई लोगों को ग्रेवी वाली अच्छी लगती है। तो ग्रेवी से समझिएगा कि ग्रेवी आपका जो है किस पर्टिकुलर मेथड के द्वारा बनता है? तो स्टीव मेथड के द्वारा बनता है। क्लियर। जो स्टीव जो होता है कॉम्बिनेशन होता है सॉलिड फूड के साथ साथ आपको ये उसमें लिक्विड भी देखने को मिलेगा। क्लियर। इमेज में इसलिए लगाता हूं कि आप लंबे समय तक याद रख पाए, सिर्फ और सिर्फ पर्पस यही होता है। और ये आपका ब्रेजिंग क्या होता है? इसमें क्या होता है कि कॉम्बिनेशन कुकिंग मेथड होता है, इसमें जो हम यूज करते हैं यूज बोथ वेट एंड ड्राई हीट्स, दोनों हीट का हम यूज करते हैं, वेट हीट का भी और ये ड्राई हीट्स दोनों का यूज करते हैं इस पर्टिकुलर ब्रेजिंग मेथड में। इनमें से किस पर्टिकुलर फाइलम के ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी से होता है आपका डिवाइड होता है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में? फाइलम कॉर्डेटा के या फिर ऑर्थोपोडा, एनेलिडा या फिर मोलस्क का? तो याद रखिए इस पॉइंट को मैं ऑलरेडी कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो इसका आंसर क्या होगा? जो फाइलम ऑर्थोपोडा के ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी से होता है आपका हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड होता है। ऑप्शन सेकंड आपका ये करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा फाइलम का आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा फाइलम आपका जो ऑर्थोपोडा होता है, सेकंड नंबर पे आपका मोलस्का होता है और ये थर्ड नंबर पे आप ये कहेंगे कि आपका ये फाइलम प्रोटोजोआ होता है। तो ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम इंसेक्ट को इंक्लूड करते हैं, इंसेक्ट को इंक्लूड करते हैं जैसे कि आपका जो कॉकरोच हो गया, उसके साथ साथ स्कॉर्पियन, बिच्छू का नाम आप याद रखेंगे। एग्जांपल्स में डिस्कस करूंगा काफी डिटेल में, एक पॉइंट में बताऊंगा फाइलम आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड। क्लियर। तो आपको पेशेंस के साथ वीडियो को देखना है। साथ के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिए, जो फाइलम प्रोटोजोआ के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि आपसे पूछा जाता है यूग्लिना। यूग्लिना जो होता है बेसिकली आपका ये प्लांट एंड एनिमल के बीच का कनेक्टिव लिंक होता है। क्लियर। और ये सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ साथ जो है ये बेसिकली आपका ये ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं अमीबा। सो मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ये आपका ये रिप्रेजेंट करता है यूग्लिना। और ये प्लांट एंड बोल सकते हैं कि आपका ये एनिमल के कनेक्टिव लिंक मानते हैं यूग्लिना को। देन आपका पैरामीशियम, उसके साथ साथ अमीबा। क्लियर। अमीबा के एक इंपॉर्टेंट आपका जो एंड अमीबा हिस्टोलिटिका जो बेसिकली आपका ये डिजीज कॉज करता है अमीबिक डिसेंट्री, इसके बारे में भी याद रखिएगा। ट्रिपैनोजोमा, ट्रिपैनोजोमा ये भी आपका प्रोटोजोन है और ये ट्रिपैनोजोमा कौन सा डिजीज कॉज करता है? ट्रिपैनोजोमा ये आपका डिजीज कॉज करता है ये स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। क्लियर। और ये बेसिकली जो है नेक्स्ट डिजीज याद रखिए, एक और पूछा जाता है आपका जो है वो डिजीज है लिस्मानिया, लिस्मानिया। तो लिस्मानिया कौन सा डिजीज कॉज करता है? तो लिस्मानिया डिजीज कॉज करता है आपका ये काला अजहर। क्लियर।
काला अजहर। हाँ, एक आपसे क्वेश्चन है, आप इसका आंसर करेंगे। जो आपका ट्रिपानोसोमा जो डिजीज कॉज करता है आपका स्लीपिंग सिकनेस, तो इस पर्टिकुलर डिजीज का ये वेक्टर कौन होता है? इस पर्टिकुलर ट्रिपानोसोमा को लेकर के कौन उड़ता है? इसका आंसर आपको करना है। और लिस्मानिया डिजीज जो कॉज करता है काला अजहर, इसका वेक्टर कौन होता है? कौन आपका जो लिस्मानिया को लेकर के उड़ता है, उस फ्लाई का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्लियर। और उसके बाद से जो आपके फाइलम मोलस्का के जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, फाइलम मोलस्का के बारे में याद रखिए, जो स्नेल जो होते हैं फाइलम मोलस्का से ही बिलोंग करते हैं। और ये एनेलिडा के इंपॉर्टेंट एग्जांपल अर्थवर्म को याद रखिएगा, और साथ के साथ कॉर्डेटा के बारे में याद रखिएगा। ह्यूमन बींग्स का फाइलम क्या है? तो कॉर्डेटा है, ये तो आपको भूलना ही नहीं है। क्लियर। और ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिए, जो ऑलरेडी स्लाइड में मेंशन है, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। ये लार्जेस्ट फाइलम है आपका एनिमेलिया का, और ये इसके अंदर इंसेक्ट को इंक्लूड करते हैं। और ये 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज का जो जितने भी आपके अर्थ पे हैं, वो फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। 2/3 समझ रहे कितना लार्ज नंबर है। और ये आपके जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें, तो फाइलम प्रोटोजोआ में कौन सा आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है? तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल देखने को मिलता है। क्लियर। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है आपका फाइलम जो है प्रोटोजोआ में। पोरीफेरा में जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है आपका सेलुलर लेवल पे होता है, सेलुलर लेवल पे होता है। उसके बाद से फाइलम सिलेंट्रेटा में जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है आपका टिश्यू लेवल पे होता है, टिश्यू लेवल पे होता है। और ये फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है आपका, ये ऑर्गन लेवल पे देखने को मिलता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। और ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने को मिलता है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री, मान लीजिए कि आपका ये कॉकरोच है, तो आप क्या करोगे? कॉकरोच को क्या कर सकते हो कि जो है आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो बीच से। क्लियर। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, जो भी आपके इंसेक्ट हैं इनको आप क्या कर सकते हो कि बीच से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपका बाइलेटरल सिमेट्री होता है। ह्यूमन बींग्स के भी केस में आपका जो है बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। लेकिन याद रखिए, ये आपका फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा, ये बेसिकली इन तीनों ही फाइलम का जो है बोल सकते हैं कि देखने को मिलता है। इस फाइलम में जो है वो रेडियल सिमेट्री, कभी नहीं बोलना आपको सीसीई। क्लियर। उसके साथ साथ ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक बोल सकते हैं कि एक्टोडर्म बाहर की तरफ, बीच में मेसोडर्म और अंदर की तरफ एंडोडर्म, ये आपके लेयर को बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। सेगमेंटेड इनका बॉडी होता है। और ये सिलोमेट आपके एनिमल्स होते हैं। सिलोमेट क्या होता है ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सिलोमेट, सीडोसिलोमेट्स के बारे में आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जो मैं आपको पीडीएफ में शेयर किया हूँ एनिमल किंगडम, उसको प्लीज अच्छे से आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे एनिमल किंगडम से, आप उन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। और मैं जल्द ही वीडियो लेकर के भी मैं आप लोगों के लिए मैं लेकर के आऊंगा एनिमल किंगडम का एक सेपरेट वीडियो। एनिमल किंगडम का सेपरेट वीडियो काफी डिटेल में एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट एंड हॉट टॉपिक है, आप बोल सकते हैं कि आपके बायोलॉजी का। तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और जो मैं पीडीएफ शेयर किया उसको आप लोग बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा। क्लियर। उसके साथ साथ जो आर्थ्रोपोडा का जो बॉडी जो बोल सकते हैं कि आपका ये कवर्ड होता है काइटिनस, आपका एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जो बाह्य कंकाल जो होता है ना फाइलम आर्थ्रोपोडा को काइटिन से मिलकर के बना होता है। काइटिन पॉलीसेकेराइड होता है, और ये पॉलीसेकेराइड आपका टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये याद रखिए कि जो आपका ये काइटिन जो होते हैं पॉलीमर होता है नैग का। एन एसिटाइल आपका ये ग्लूकोसामाइन होता है। नैग स्टैंड्स फॉर एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। क्लियर। तो ये आपका काइटिन जो होते हैं वो नैग का पॉलीमर होता है। उसके साथ साथ जो इनका बॉडीज होता है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में आपका ये डिवाइड होता है। सीधा सीधा ये क्वेश्चन आप किसी पर्टिकुलर स्लाइड से पूछा गया था क्वेश्चन में। क्लियर। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड के एक पॉइंट को आप याद रखिएगा। और इनका जो इनके पास जो है ज्वाइंटेड अपेंडिसेस देखने को मिलता है। ऑर्थोस मींस क्या होता है? ज्वाइंट, एंड पोडा मींस आपका अपेंडिसेस, इसलिए इसका नाम पड़ा है क्या? आर्थ्रोपोडा, क्योंकि देखने को मिलता है इसमें ज्वाइंट अपेंडेजेस, इसलिए आर्थो का मीनिंग होता है ज्वाइंट एंड पोडा का मीनिंग होता है अपेंडेजेस। तो इस ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने को मिलता है ज्वाइंट अपेंडेजेस, इसलिए इसका नाम पड़ा है आर्थ्रोपोडा। समझ में आया इस पर्टिकुलर जो है मीनिंग, इस पर्टिकुलर नेम का मीनिंग कि आर्थ्रोपोडा का मीनिंग क्या होता है? समझ में आया? क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। जो है रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स जो होता है, गिल्स होता है, बुक गिल्स होता है, बुक लंग्स होता है, ट्रैकियल सिस्टम आपको देखने को मिला कॉकरोच में। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ओपन टाइप का होता है, ओपन टाइप। और एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं कि इनका जो ब्लड जो होता है आपका ये व्हाइट इन कलर होता है, क्योंकि इसमें एक पिगमेंट जो है वो हीमोसाइनिन देखने को मिलता है, हीमोसाइनिन। और ये हीमोसाइनिन पिगमेंट में बेसिकली आपका ये कॉपर मेटल प्रेजेंट होता है, कॉपर Cu इसका सिंबल होता है कॉपर का। क्लियर। और
ये आपको याद रखना है। हीमोग्लोबिन बेसिकली जो है आरबीसी में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपका ये ब्लड जो होता है वो बोल सकते हैं कि आपका ये रेड इन कलर होता है ह्यूमन बींग्स के केस में, लेकिन इसका कलर जो है आपका व्हाइट इन कलर होता है, क्योंकि इसमें हीमोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है और इसमें कॉपर आपका ये मेटल प्रेजेंट होता है। क्लियर। आरबीसी में आपका कौन सा जो हीमोग्लोबिन में आपका कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, तो आयरन प्रेजेंट होता है, इसके बारे में भी याद रखिएगा। और ये इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ओपन टाइप का होता है, ओपन टाइप इट मींस इसमें आपको जो है वेसल्स देखने को मिलेंगे, कैपिलरीज देखने को मिलेगा। क्लियर। और ये आपका नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे है क्या, ओपन टाइप। तो बेसिकली क्लोज टाइप में ये देखने को मिलता है ये कॉन्सेप्ट। क्लियर। ह्यूमन बींग्स में आपको वेसल्स कैपिलरीज देखने को मिलेगा, क्लोज टाइप जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में देखने को मिलता है, लेकिन यह है कि आपका ओपन टाइप, इसमें ये आपका देखने को नहीं मिलेगा वेसल्स कैपिलरीज। क्लियर। और ये सेंसरी ऑर्गन लाइक आपको एंटीना देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ ये आई कंपाउंड एंड सिंपल आई देखने को मिलता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, फाइलम ऑर्थोपोडा के ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा। स्टैटोसिस्ट को बेसिकली हम बैलेंसिंग ऑर्गन के नाम से जानते हैं, और ये इस पर्टिकुलर फाइलम में आपको ये देखने को मिलेगा, और ये इस पर्टिकुलर फाइलम के ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। साथ के साथ जो है जो एक्सक्रीशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है, मोस्टली बोल सकते हैं डायोसियस। डायोसियस मींस आप कह सकते हैं कि आपके बाइसेक्सुअल, डायोसियस मींस आपके बाइसेक्सुअल, जो आपके मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो आपके डायोसियस में क्या होते हैं कि आपके जो है वो अलग अलग होंगे ना। बाइसेक्सुअल को हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल को बेसिकली जो है आप एक कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ, ये जैसे कि आपका ये डायोसियस हो गया और ये आपका मोनोसियस हो गया, तो मोनोसियस आपका ये बाइसेक्सुअल होता है, ध्यान दीजिएगा, मोनोसियस आपका बाइसेक्सुअल होता है, क्योंकि मोनोसियस में आपका मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है आपके दोनों एक ही साथ एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलता है, तो ये कंडीशन आपका मोनोसियस कर लीजिए या फिर आपका जो बाइसेक्सुअल कर लीजिए, दोनों का मीनिंग एक होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ आपके जो है डायोसियस और उसके साथ साथ जो है आपका यूनिसेक्सुअल, तो डायोसियस और यूनिसेक्सुअल में जो आपके मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं आपके सेपरेट अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम लोग कैसे हैं, हम लोग यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल अलग होती है, मेल अलग होते हैं और ये फीमेल अलग होती है। क्लियर। ह्यूमन बीइंग्स के केस में ठीक उसी प्रकार से इस पर्टिकुलर फाइलम के ऑर्गेनिजम्स में ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है डायोसियस का। उसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो है फर्टिलाइजेशन आपका यूजुअली इंटरनल होगा, इंटरनल समझ रहे ना, आपके अंदर देखने को मिलेगा, एक्सटर्नल देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि फ्रॉग में देखने को मिलता है, फिश में देखने को मिलता है, वाटर में बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के केस में भी आपका फर्टिलाइजेशन आपका इंटरनल होता है, सेम आपके फाइलम ऑर्थोपोडा में भी ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। मोस्टली आपके बोल सकते हो ओविपायरस अंडे देने वाले होते हैं, और ये विविपायरस मींस क्या होता है, बच्चे देने वाले, तो ये बेसिकली फाइलम ऑर्थोपोडा के ऑर्गेनिजम्स मोस्टली आपके ओविपायरस होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होता है या फिर इनडायरेक्ट भी होता है। डायरेक्ट मींस अगर मैं कहूँ कि डायरेक्ट मींस आप क्या समझ रहे हो, तो डायरेक्ट मींस आपको समझना है कि डेवलपमेंट आपका जो है वो जो है इसमें कोई लार्वल स्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। डेवलपमेंट में जब आपका जो है लार्वल स्टेज देखने को नहीं मिलता है तो उस टाइप के डेवलपमेंट को हम डायरेक्ट कहते हैं, लेकिन अगर बीच में आपका लार्वल स्टेज देखने को मिला तो आप ये कहेंगे डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, इनडायरेक्ट हो रहा है, इनडायरेक्ट हो रहा है। क्लियर। जैसे कि फ्रॉग में क्या होता है, फ्रॉग में आपका जो है डेवलपमेंट आपका इनडायरेक्ट होता है, बीच में आपका ये टैडपोल जो होता है ना, ये आपका लार्वल स्टेज होता है आपका ये फ्रॉग का। क्लियर। तो इस तरीके से आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, जैसे कि आपका एपिस का जो कॉमन नेम क्या होगा, हनी भी कह सकते हैं, बॉम्बेक्स सिल्कवॉर्म, लेसिफर, लैक इंसेक्ट, और ये आपका जो है वेक्टर्स जो आपका एनाफ्लिज हो गया, एनाफ्लिज क्यूलेक्स से आपका वेक्टर ये जो है ये डिजीज को फैलाने का काम करते हैं आपके एनाफ्लिज क्यूलेक्स एंड एडिस मॉस्किटो। क्लियर। और ये ग्रेगेरियस पेस्ट आपका जो लोकिस्ट, और ये लोकिस्ट कह सकते हैं, और ये लिविंग फॉसिल आपका लिमनस होता है जिसे हम किंग क्रैब के नाम से जानते हैं। प्रॉन यहाँ पे देख सकते हैं, प्रॉन का भी फाइलम क्या होगा, ये प्रॉन का भी फाइलम आपका ये ऑर्थोपोडा ही होता है। उसके साथ साथ स्कॉर्पियन देख सकते हैं, और ये आपका जो है ये लोकस्ट है, और ये आपका बी क्या है कि आपका ये बटरफ्लाई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, आपको बताना है किस पर्टिकुलर जो है वो साइंटिस्ट के द्वारा जो है इनको बेसिकली जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया था जो है 1927 में। इनके द्वारा डेवलपमेंट किया गया था क्लाउड चेम्बर फॉर द डिटेक्शन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। क्लियर। तो आवेशित कणों का पता लगाने के लिए क्लाउड चेम्बर के विकास के लिए आर्थर कॉम्पटन के साथ किसे जो है 1927 में नोबेल प्राइज वो दिया गया था, तो चार्ल्स विल्सन या फिर अर्नेस्ट लॉरेंस हैरोल्ड ओरे या फिर फ्रेडरिक सोडे। तो याद रखिए दिया गया था जो है आपके जो है
ऑर्थर कॉम्पटन के साथ जो है चार्ल्स विल्सन सर को। ऑप्शन फर्स्ट आपका ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोनों ही पर्सन को आप देख सकते हैं। 1927 में जो है ऑर्थर हॉली कॉम्पटन और ये आपके जो रहे जो है जिनको बेसिकली डिस्कवरी के लिए दिया गया था जो है इक्वली डिवाइडेड कह सकते हैं कि जो डिस्कवरी ऑफ द इफेक्ट नेम्ड आफ्टर हिम एंड द चार्ल्स थॉमसन रिल वॉल्सन फॉर हिज मेथड ऑफ मेकिंग द पाथ्स ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स और ये आपका विजिबल बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर। तो इनके लिए अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज। क्लियर। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा। इमेज के जरिए पॉइंट्स को लंबे समय तक याद रखा जाता है। मैं बार बार यही कहता हूँ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ब्यूटेन टू ऑल ये बेसिकली जो है ये आपका कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन या फिर टर्सरी अल्कोहल या फिर प्राइमरी अल्कोहल। ये इस क्वेश्चन को आप अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की कैटेगरी में रखोगे। सीजीएल के एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पहले नहीं पूछे जाते थे, लेकिन ये आपका सीजीएल प्री 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ब्यूटेन टू ऑल इसमें से क्या है आपका, सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन, टर्सरी अल्कोहल या फिर प्राइमरी अल्कोहल। तो ये बेसिकली आपका है ब्यूटेन टू ऑल, आपका ये सेकेंडरी अल्कोहल। ऑप्शन फर्स्ट आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आप समझिए कि एक पॉइंट को समझिए, ये आपका अल्कोहल एंड फिनॉल के बारे में जब बात करते हैं, क्योंकि अल्कोहल का भी जो आपका ये OH बोल सकते हैं कि आपका ये ग्रुप देखने को मिलता है और ये फिनॉल में भी आपका OH ग्रुप देखने को मिलता है, लेकिन डिफरेंस होता है दोनों में। क्लियर। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपका एल्कोहल्स मोनो, डाई, ट्राई या फिर पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है। तो एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स इसको आप क्लासिफाई कर सकते हो मोनो, डाई, ट्राई या फिर पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स में, जो आपका डिपेंड करता है कि ये आपके एक जिसमें अगर एक आपका ये प्रेजेंट है OH तो आप ये कहोगे कि आपका ये मोनोहाइड्रिक है। अगर आपका 2 OH प्रेजेंट है तो आप ये कहोगे डाईहाइड्रिक, और इसमें 3 या फिर 3 से ज्यादा आपका OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो आप ये कहोगे कि आपका क्या है कि आपका ये ट्राईहाइड्रिक है। 3 के केस के लिए आप ट्राईहाइड्रिक यूज करोगे। क्लियर। तो यहाँ पे देख सकते हो C2H5OH ये आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। क्लियर। ये आपका C2H5OH ये आपका क्या होगा, ये इथाइल एल्कोहल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपका CH2OH ये क्या होगा, ये आपका जो है CH2OH ये आपका जो है कौन सा कंपाउंड होगा, ये आपका जो है ग्लाइकॉल होता है, डाई है। क्लियर। और ये आपका ग्लिसरॉल होता है। इसमें आपको देखने को मिलेगा 3 OH ग्रुप। ग्लिसरॉल का ये फॉर्मूला होता है, ग्लाइकॉल होता है और यहाँ पे ग्लिसरॉल होता है। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं मोनोहाइड्रिक ये आपका ये फिनॉल है, ये आपका फिनॉल है, क्योंकि ये आपका बेंजीन रिंग पे जब आपका OH जो है ग्रुप अटैच होता है तो ये बेसिकली आपका फिनॉल होता है। तो ये आपका फिनॉल है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल कह सकते हैं। और ये डाईहाइड्रिक फिनॉल और ये आपका ट्राईहाइड्रिक फिनॉल हो गया। यहाँ पे 3 OH आपको बेंजीन रिंग पे अटैच होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे एक बेंजीन रिंग पे आपके 2 OH फंक्शनल ग्रुप आपको ये नजर आएंगे, और यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आएंगे OH एक बेंजीन रिंग पे। तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल और ये ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देन उसके बाद से आप समझिए कि आपका ये जो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल क्या होता है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे आप मत जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में पॉइंट में बात करूंगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो जो बेसिकली आपका इसमें जो कार्बन जो प्रेजेंट जो होता है ना, ये बेसिकली जो है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बेसिकली आपका ये अटैच होता है। क्लियर। और ये कंपाउंड जो आपके कंटेनिंग करते हैं इसमें sp3 OH बॉन्ड्स जो आपका जिस पर्टिकुलर कार्बन पे जो आपका ये जुड़ा होता है ना आपका OH, उस पर्टिकुलर कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलता है। और इन दिस केस ऑफ एल्कोहल आप कह सकते हैं कि OH ग्रुप जो आपका अटैच होता है जिस पर्टिकुलर कार्बन से, उस पर्टिकुलर कार्बन पे आपको sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन देखने को मिलेगा। और ये बेसिकली इनको फर्दर जो है क्लासिफाई किया गया है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल देखिए ये आपका ये कार्बन जो है ना, प्राइमरी अल्कोहल में जो आपका OH ग्रुप आपका अटैच होगा ना, वो प्राइमरी कार्बन एटम से आपका ये अटैच होगा। इस कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन कहेंगे और इससे आपका ये OH ग्रुप अटैच है, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। ठीक उसी प्रकार से आपका सेकेंडरी अल्कोहल में OH ग्रुप जो है आपका ये अटैच होगा सेकेंडरी कार्बन एटम से। तो ये कार्बन क्या है, ये कार्बन आपका सेकेंडरी कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली ये कार्बन जो होगा आपका ये सेकेंडरी कार्बन होगा और इससे आपका ये अटैच है OH, तो इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर। और ये बेसिकली आपका टर्सरी अल्कोहल, ये कार्बन जो आपका ये टर्सरी कार्बन है,
ये यहाँ पे देखिए इस कार्बन से ये बेसिकली अटैच है, इससे भी आपका इस कार्बन से भी अटैच है, तो ये कार्बन आपका टर्सरी कार्बन हुआ और इस टर्सरी कार्बन से आपका OH ग्रुप अटैच है, तो ये बेसिकली आपका टर्सरी अल्कोहल्स हुआ। क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, टर्सरी अल्कोहल क्या होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इसमें आपको बताना है किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में ये देखने को मिलता है मेटाजेनेसिस। इसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, तो किस ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। सबसे पहले आप बताइए किस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स में ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है फाइलम सिलेंट्रेटा के ऑर्गेनिजम्स में, और फाइलम सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया के भी नाम से जानते हैं। तो ये किस में देखने को मिलता है, स्पॉन्जिला इसका फाइलम, तो बेसिकली आपका क्या होता है, स्पॉन्जिला का फाइलम जो होता है फाइलम पोरीफेरा, यूस्पॉन्जिया का भी फाइलम पोरीफेरा होता है, साइकॉन का भी फाइलम पोरीफेरा होता है, तो इसका आंसर निकल गया ना, ओवेलिया होगा इसका आंसर, क्योंकि ओवेलिया का फाइलम आपका सिलेंट्रेटा होता है और इसमें देखने को मिलता है मेटाजेनेसिस। तो मेटाजेनेसिस को डिस्कस करने से पहले आप इंपॉर्टेंट पॉइंट फोकस कीजिए। फाइलम सिलेंट्रेटा को हम बेसिकली हम निडेरिया के भी नाम से जानते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मराइन समुद्र में पाए जाएंगे, ससाइल या फिर फ्री स्विमिंग होते हैं, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है। और ये जो आपका नेम निडेरिया जो है डिराइव हुआ आपका जो है नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट से, जो जिसके पास जो है आपका स्टिंगिंग कैप्सूल या फिर निमेटोसिस्ट देखने को मिलता है, जो आपका प्रेजेंट होता है टेंटिकल्स एंड द बॉडी पे। नीडोब्लास्ट जो होता है आपका यूज होता है इसका जो है एनकोरेज डिफेंस एंड बोल सकते हैं कि जो है आपके प्रे जो होते हैं शिकार जो उसको कैप्चर करने में, और ये निडेरियंस एग्जिबिट करते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बेसिकली एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में आपका अनडिफरेंशिएटेड लेयर देखने को मिलता है, जिससे हम मीजोग्लिया कहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में आपको देखने को मिलेगा जो है अनडिफरेंशिएटेड लेयर, जिसे मीजोग्लिया कहते हैं। फाइलम जो है सिलेंट्रेटा के ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है और ये आपके डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्लियर, ये इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिए। साथ के साथ जो है सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी देखने को मिलता है, सिंगल ओपनिंग माउथ जो आपको देखने को मिलेगा जो है हाइपोस्टोम पे। डाइजेशन जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर देखने को मिलता है। कुछ जो निडेरियंस जो होते हैं एग्जांपल कोरल्स के पास जो है स्केलेटन जो बना होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। जो कोरल्स जो होते हैं इनका स्केलेटन जो बाह्य कंकाल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। निडेरियंस जो एग्जिबिट्स करते हैं टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स, पॉलिप एंड मेडुसा। पॉलिप एंड मेडुसा किस फाइलम का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो फाइलम निडेरिया का। और ये फॉर्मर बेसिकली आपका ये पॉलिप जो होता है सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है। हाइड्रा में एंड एडेम्सिया में आपको ये देखने को मिलेगा, लेकिन आपका जो बाद वाला जो होता है वो मेडुसा होता है, वो अम्ब्रेला शेप्ड देखने को मिलेगा। फ्री स्विमिंग लाइक अरेलिया को बेसिकली हम जेलीफिश के भी कहते हैं नाम से जानते हैं, और इसमें आपको देखने को मिलेगा जो है इसका मेडुसा जो होता है, इसका मेडुसा किसका मेडुसा अरेलिया या फिर जेलीफिश का मेडुसा आपका जो है वो अम्ब्रेला शेप या फ्री स्विमिंग होता है। क्लियर, और ये जो आप देख रहे हैं कि निडेरिया बेसिकली आपका एग्जिबिट करता है बोथ फॉर्म्स, दोनों ही फॉर्म्स को एग्जिबिट करता है, पॉलिप एंड मेडुसा, और इसी को बेसिकली हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। लेकिन फाइलम जो है निडेरिया के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं मेटाजेनेसिस। तो पॉलिप जो है वो प्रोड्यूस किया मेडुसा को जो है एसेक्सुअली, पॉली प्रोड्यूस किया मेडुसा को एसेक्सुअली। क्लियर, एसेक्सुअली इट मींस एसेक्सुअल प्रोसेस के द्वारा आपका पॉलिप जो है किसमें कन्वर्ट हो गया आपका मेडुसा में, जो है एसेक्सुअल मेथड के द्वारा। और ये मेडुसा जो है फिर से मेडुसा आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, आपका ये पॉलिप में सेक्सुअल प्रोसेस के द्वारा। क्लियर, और ये हमें देखने को मिलता है ओवेलिया में, और इसी को बोलते हैं मेटाजेनेसिस, जो आपकी क्वेश्चन में पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से पूछा गया था। क्लियर, बोल सकते हैं क्लास 11th का ये एनसीईआरटी में डिस्कस कर रहा हूँ, और ये बोल सकते हैं कि चैप्टर नेम ही मैं बता रहा हूँ एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम से ये पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर, और एग्जांपल से याद रखिएगा, फाइसेलिया को पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर का इसका कॉमन नेम होता है एडेम्सिया सीको एनिमोन, और ये पिनेटुला सी पेन, और ये गार्गोनिया आपका सी फैन इसका कॉमन नेम है, और ये आपका मैंड्रीना आपका ये ब्रेन कोरल होता है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जा चुका है कि मैंड्रीना का कॉमन नेम क्या होता है, तो ब्रेन कोरल होता है, और भी यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आपको बताना है इस पर्टिकुलर जो है क्वेश्चन में वही जो मैं आपको अल्कोहल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया हूँ, सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कुछ कंपाउंड में जो आपको देखने को मिला, जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH जो होता है आपका अटैच होता है सैचुरेटेड कार्बन एटम, जिसके पास जो है 2 अदर कार्बन एटम्स उससे अटैच होते हैं। उससे बेसिकली हम किस टाइप के अल्कोहल कहते हैं, टर्सरी एल्डिहाइड या फिर सेकेंडरी अल्कोहल या फिर प्राइमरी अल्कोहल। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ रहा है कि मान लीजिए कि आपका ये कार्बन है, ये आपका OH है,
और ये बेसिकली ये कार्बन जो है H3C और ये आपका CH3C, ऐसे आप कह सकते हैं CH3। क्लियर। तो ये आपका कार्बन जो है, जो आप ये कार्बन जो अटैच है आपका OH से, और ये जो कार्बन अटैच है 2 कार्बन से। क्लियर। तो ये आपका कंपाउंड क्या होगा, ये कंपाउंड आपका जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। इस पॉइंट पे फोकस कीजिए, सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में प्रीवियस स्लाइड में ही मैं आपसे डिस्कस किया हूँ। इससे और आप बहुत अच्छे से जो है कोरिलेट कर पाएंगे। इसके बारे में जिक्र किया गया है। ये कार्बन है, ये कार्बन देखिए इधर से भी अटैच है, इस कार्बन से भी अटैच है, और ये बीच में आपका OH से अटैच है। क्लियर। तो ये आपका OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, तो ये आपका जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल्स हो जाएगा। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा गया था, याद रखिएगा। क्योंकि क्वेश्चंस जब आप डीप में जाकर के किसी भी पॉइंट्स को स्टडी करते हैं तो क्वेश्चन से नए क्वेश्चंस आपके जो है वो फ्रेम होते हैं। और ये दोनों ही क्वेश्चंस अलग अलग बोल सकते हैं कि शिफ्ट में पूछा गया था आपके एसएससी सीजीएल प्री 2023 के एग्जाम्स में। ऑप्शन थर्ड आपका ये करेक्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आपको बेसिकली आइडेंटिफाई करना है जो आपका सील्ड गैस वैक्यूम ट्यूब जो होता है, जो कंटेन करता है इलेक्ट्रॉन बीम, जो आपका ये फोकस बेसिकली जो होता है किस पे जो है फॉस्फोरस कोटेड ग्लास इलेक्ट्रॉन, उस पर्टिकुलर जब आपका लाइट जो है इमिटेड होता है। इसको हिंदी में भी मैं रीड कर दे रहा हूँ। एक इलेक्ट्रॉन बीम युक्त सील ग्लास वैक्यूम ट्यूब की पहचान करना है आपको, जो प्रकाश उत्सर्जित होने पर फॉस्फोरस लेपित ग्लास स्क्रीन पर केंद्रित है। तो बेसिकली आपका ये कौन सा जो है होगा, कैथोड रे ट्यूब, लाइट इमिटिंग डायोड ट्यूब, या फिर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ट्यूब, या फिर फ्लैट अरे ट्यूब। तो ये बेसिकली आपका होता है कैथोड रे ट्यूब। ऑप्शन फर्स्ट आपका ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कैथोड रे ट्यूब को जो है एक वैक्यूम ट्यूब कंटेनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन गन्स, इसमें एक या एक से अधिक आपको इलेक्ट्रॉन गन्स देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन की बौछार की जाएगी, जो आपका ये इमिट इलेक्ट्रॉन्स बीम जो होगा वो आपका डिस्प्ले पर देखने को मिलेगा, इमेज ऑन अ फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन। ये आपका इस पे देखने को मिलेगा फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन। क्लियर। तो ये इस पर्टिकुलर इमेज के जरिए आप लंबे समय तक याद रखिएगा। जो एलईडी ट्यूब एक आपका टाइप होता है एलईडी लैंप का, इस पर्टिकुलर इमेज में आप देख सकते हैं। जो बेसिकली इसका यूज जो होता है फ्लोरेसेंट ट्यूब ल्यूमिनरीज, और ये बोल सकते हैं कि जो आपका G5 एंड G13 आपका बेसिस जो रिप्लेस करता है ट्रेडिशनल आपके फ्लोरेसेंट ट्यूब्स को, एलईडी ट्यूब। क्लियर। ये इसको रिप्लेस करता है। साथ के साथ जब हम कंपेयर करते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब को, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो होता है एलईडी ट्यूब्स का, वो होता है कि आपका एनर्जी इफिशियंट होता है। एलईडी ट्यूब्स होता है आपका एनर्जी इफिशियंसी, इसमें कम एनर्जी की खपत होती है एलईडी ट्यूब्स में, और ये इसका सर्विस जो है वो लंबा देखने को मिलता है। क्लियर। जब हम कंपेयर करते हैं जब फ्लोरेसेंट ट्यूब से, तो एलईडी ट्यूब जो है आपका जो है एनर्जी एफिशिएंसी होता है, कम एनर्जी ये खपत होता है इसमें, और ये लॉन्ग सर्विस इसका लाइफ होता है। क्लियर। एलईडी ट्यूब्स जो समटाइम्स जो आपका जो है वो रिफर्ड करते हैं एलईडी फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। क्लियर। नेक्स्ट आपके ऑप्शन में था लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी। तो एलसीडी आप लोगों ने देखा होगा, और मैं पर्टिकुलर वीडियो के थंबनेल में यही मैं लगाया हूँ एलसीडी के बारे में। तो ये आपका लिक्विड क्रिस्टल बोल सकते हैं, ये आपका इलेक्ट्रोड होता है, ये आपका कलर जो है फिल्टर होता है। तो लिक्विड सोर्स देख सकते हैं, पोलराइजिंग फिल्टर, ये आपका इलेक्ट्रोड होता है, ये आपका डिस्प्ले सरफेस, और ये पोलराइजिंग फिल्टर। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि एलसीडी इस तरीके से होता है, आप लोगों ने देखा होगा। और एलसीडी का जो है वाइड रेंज ऑफ यूज होता है, एप्लीकेशन बोल सकते हैं। एलसीडी टेलीविजन के रूप में भी यूज किया जाता है, कंप्यूटर मॉनिटर के रूप में यूज किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट पैनल्स, एयरक्राफ्ट कॉकपिट डिस्प्लेस एंड इंडोर एंड आउटडोर सिग्नेस के रूप में भी यूज किया जाता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आप कह सकते हैं कि आपका फ्लैट पैनल डिस्प्ले, या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिकली आपके मॉड्यूलेटेड ऑप्टिकल डिवाइस होता है। क्लियर। जिसका यूज होता है लाइट मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स, जो कंबाइन करता है किसके साथ जो है वो पोलराइजर्स के साथ। और ये लिक्विड क्रिस्टल डू नॉट इमिट लाइट डायरेक्टली, बट ये आपका जो लिक्विड क्रिस्टल जो है वो डायरेक्टली आपका ये जो है लाइट को इमिट नहीं करता है, लेकिन क्या करता है कि इंस्टेड यूज अ जो है बैक लाइट या फिर रिफ्लेक्टर टू प्रोड्यूस इमेजेस इन कलर, या फिर बोल सकते हैं कि मोनोक्रोम। क्लियर। तो ये आपको यही ध्यान देना है कि जो आपका लिक्विड क्रिस्टल जो होता है वो आपका खुद से जो है वो लाइट को ये लाइट को डायरेक्टली इमिट नहीं करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आपको बताना है इस पर्टिकुलर जो भी आपके पर्सन का नाम है, किनके द्वारा जो बेसिकली आपका ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड किया गया था, जो लॉर्ड मेयो के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, या फिर लॉर्ड लिटन के द्वारा, या फिर लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो याद रखिए जो है आपका ये लॉर्ड रिपन के द्वारा ये कॉन्सेप्ट को दिया गया था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के का कॉन्सेप्ट। क्लियर। ऑप्शन फोर्थ आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो लॉर्ड रिपन के बारे में याद रखिएगा,
1880 में बेसिकली जो है अपॉइंट हुए थे आपके रिपन वायसराय ऑफ इंडिया, और इनका जो ऑफिस बेसिकली ये खत्म हुआ था 1884 में। इनके दौरान बेसिकली जो है रिपन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था लेजिस्लेशन इल्बर्ट बिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। इल्बर्ट बिल किसके समय में आया था? तो लॉर्ड रिपन के समय में आया था। उसके साथ साथ 1882 में जो है इनके द्वारा जो है ये रिपील किया गया था, जो है हटाया गया था, आप कह सकते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। 1878 में जो है लिटन के द्वारा ये लाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लेकिन लिटन आपके लाने वाले थे, लेकिन हटाने वाले कौन थे? आपके जो है ये लॉर्ड रिपन थे। 1882 में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो इनके द्वारा रिपील किया गया था, और ये बोल सकते हैं कि प्रमोट भी किए थे इंडियन फेमाइन कोर्ट्स को। क्लियर, आप इनको इमेज में यहाँ देख सकते हैं। लॉर्ड मेयो काल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जो है 1871 में जो है बेसिकली जो है फर्स्ट इनके द्वारा ऑर्डर किया गया था जो है फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया, और उसके साथ साथ जो है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस ये इनका पास जो चार्ज था। उसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया था डिपार्टमेंट्स ऑफ रेवेन्यू, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स का लॉर्ड मेयो के द्वारा जो है, और इम्प्रूवमेंट्स किया गया था ट्रूप्स सैनिटरी कंडीशन, और उसके साथ साथ इंट्रोडक्शन ऑफ द मोस्ट इम्प्रूव्ड राइफल, उसके बाद स्नाइडर एज वेल एज राइफल्ड आर्टिलरी गन्स को इम्प्रूव किया गया था लॉर्ड मेयो के द्वारा। उसके साथ साथ जो है इम्प्रूवमेंट ऑफ द ट्रूप्स सैनिटरी कंडीशंस, ये तो मैं अभी डिस्कस किया हूँ। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काफी इनका ध्यान था। कंट्री बोल सकते हैं कि मैसिव एक्सटेंशन ऑफ रोड्स को लेकर के, रेल रोड्स को लेकर के, और ये कैनाल्स को लेकर के लॉर्ड मेयो के द्वारा ये काफी इनका जो है ये इंपॉर्टेंट आप इनका इंटरेस्ट था। प्रिजन रिफॉर्म्स को लेकर के जो है पर्टिकुलरली कॉन्विक्ट सेटलमेंट ऑन द अंडमान आइलैंड को लेकर के, और ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि जो है पर्सनैलिटी थे जो इनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था स्टेट रेलवे सिस्टम। और ये मेयो के रेजोल्यूशन 1870 में जो किक करता है कि किक ऑफ द पाथ ऑफ द फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। और इनकी बेसिकली हत्या की गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपसे में पूछा भी जा चुका है एग्जाम्स में। 1872 में इनको बेसिकली जो है इनकी हत्या कहाँ पे हुई थी? जो है वो पोर्ट ब्लेयर अंडमान आइलैंड में हुई थी, जो असैसिनेटेड बोल सकते हैं कि जो है वो शेर अली अफरीदी के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। ये आपका अफगान कन्विक्ट था। क्लियर, चाकू मार करके इनकी हत्या की गई थी। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछा जा चुका है, किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को जो है वो चाकू से मार करके हत्या किया गया था, जो बेसिकली हमारे क्या थे? वो हमारे जो है वो वायसराय थे। तो उसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड रिपन हो जाएगा। क्लियर, तो दोनों ही पॉइंट को याद रखिएगा। 1872 में इनकी हत्या की गई थी, और उसके साथ साथ जो है इनकी हत्या जो है किनके द्वारा की गई थी? जो है वो शेर अली अफरीदी के द्वारा की गई थी, और ये अफगान कन्विक्ट था। क्लियर, और ये कहाँ पे हुई थी ये भी पूछा गया है, तो कहाँ पे हुई थी आपका जो है ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान आइसलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है, लॉर्ड लिटन से रिलेटेड। तो लॉर्ड लिटन के द्वारा बेसिकली जो है ये अपॉइंट हुए थे 1875 में जो है ये वायसराय ऑफ इंडिया, और ये सब के थे 1876 से 1880 तक। और ये इनके द्वारा 1878 में जो है इंप्लीमेंट किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। और ये नेक्स्ट है आपका जो है लिटन के सन इन लॉस आपके सर एडविन लुटियंस, इनके द्वारा ये प्लान किया गया था, डिजाइन किया गया था न्यू दिल्ली को। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है। ग्रेट फेमाइन इन्हीं के समय में आया था 1876 से 1878 का ग्रेट फेमाइन, और ये सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ था 1878 से लेकर के 1880, इन्हीं के बोल सकते हैं कि काल में, लॉर्ड लिटन के काल में। लॉर्ड कैनिंग के बारे में याद रखिए, इनके ही समय में 1857 की क्रांति हुई थी। आपके एग्जाम्स में जो है कई बार पूछा जा चुका है। लेकिन बंगाल विभाजन किनके समय में हुआ था? तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडियन रिविलियन ऑफ द 1857, और ये फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन ऑफ द क्वीन विक्टोरिया इन 1857। जब 1857 की क्रांति के बाद से जो आपका ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल कर रही थी, तो इनके जो है पावर को ट्रांसफर कर दिया गया था क्राउन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। क्लियर, ये 1858 में, 1857 की क्रांति के बाद से। तो ये बेसिकली आपको ईयर भी पूछा जाता है, कब जो है ये जो है क्राउन के हाथ में ये सत्ता दे दिया गया था? 1858 में दिया गया था। क्लियर, ये भी एग्जाम में आपसे कई बार पूछा जा चुका है। और इनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था फर्स्ट 3 मॉडर्न यूनिवर्सिटीज इंडिया, अब बोल सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एंड
जो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे बेसिकली आपका बेस्ड था, किस पे बेस्ड था आपका जो है वुड्स डिस्पैच पे, क्लियर। और ये कैनिंग जो है वो पास किया गया था इनके द्वारा जो है हिंदूज विडोज रीमैरिज एक्ट 1856 में, और इनको जो है वो ड्राफ्टेड किया गया था जो है इनके प्रीडिसेसर आपके लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बेसिकली जो इनका ड्राफ्ट तैयार किया गया था, लेकिन पास किसके द्वारा किया गया था जो है वो जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और उसके बाद से जो है आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रख सकते हैं, इनके द्वारा पास किया गया था जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856, और यहाँ पे आप इनको इमेज में देख सकते हैं लॉर्ड कैनिंग को, क्लियर। इनमें से किस पर्टिकुलर इंडियन स्टेट में मकर संक्रांति को हम माघ साजी के नाम से जानते हैं? पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड या फिर हिमाचल प्रदेश? तो याद रखिए बेसिकली आपका ये मकर संक्रांति को हम माघ साजी के नाम से जानते हैं हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन 4 आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका स्लाइड है। वेरियस नेम बोल सकते हैं कि मकर संक्रांति को डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट नेम से जाना जाता है, जैसे कि मग बिहू। आसाम में मकर संक्रांति को हम मग बिहू के नाम से जानते हैं। माघ साजी जो हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है मकर संक्रांति को, और ये मगही आपके संग्रंथ ये पंजाब में जाना जाता है। सकरात आपके हरियाणा में, सकरात राजस्थान में, और उसके साथ साथ सुकरात जो है ये सेंट्रल इंडिया में जाना जाता है। पोंगल जो है वो तमिलनाडु में कहते हैं मकर संक्रांति को, और ये उत्तरायण गुजरात में, और ये उत्तर प्रदेश में कहते हैं उत्तरायण, और उत्तर प्रदेश में हम खिचड़ी भी यूज करते हैं मकर संक्रांति के लिए। और ये घुघुटी उत्तराखंड में, दही चूड़ा बेसिकली जो है वो बिहार में यूज किया जाता है मकर संक्रांति, क्योंकि इस दिन दही चूड़ा खाया जाता है बेसिकली जो है आपके बिहार स्टेट में। मकर संक्रांति जो है उड़ीसा, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र एंड गोवा में कहा जाता है। उसके साथ साथ जो है याद रखिए इंपॉर्टेंट आपका वेस्ट बंगाल में बेसिकली से हम पौष संक्रांति या फिर मकर संक्रांति कहते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं इसे हम खिचड़ी संक्रांति भी कहते हैं। और ये उत्तराखंड में इसे हम उत्तरायणी के भी नाम से जानते हैं, उत्तरायणी, क्लियर। और ये सिंपली कह सकते हैं कि संक्रांति मगही संक्रांति नेपाल में जाना जाता है। और ये सोंगक्रन बेसिकली थाईलैंड में, और ये थिंग्यान म्यांमार में, मोहन सोंगक्रन आपके कंबोडिया में, और ये तिल संक्रांत बेसिकली मिथिला में ये जाना जाता है मकर संक्रांति को। और ये सिसूर आपके सेन क्राट ये बेसिकली कश्मीर में जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट आपके डिफरेंट लोकेशन पे मकर संक्रांति को डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट नेम से जाना जाता है। आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को इस पर्टिकुलर मैप के जरिए भी लंबे समय तक याद रख सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। पद्म विभूषण अवार्डी गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, ये बेसिकली ये आपके रिनाउंड बोल सकते हैं कि गुरु है। इनका संबंध किस क्लासिकल डांस फॉर्म से है? ओडिसी बेसिकली आपका ओडिशा का क्लासिकल डांस है। कथक नॉर्थ इंडिया उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। बिरजू महाराज इसके इंपॉर्टेंट डांसर है। कथकली और उसके साथ साथ मोहिनी अट्टम, कथकली एंड मोहिनी अट्टम दोनों ही आपका इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है केरल स्टेट का, और ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और इनका संबंध जो है पद्म भूषण अवार्डी गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध जो है आपके कुचिपुड़ी से। ऑप्शन 4 आपका ये करेक्ट हो जाएगा। कुचिपुड़ी के और इम्पोर्टेंट जो है वो नेम याद रखेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। वेम्पति चिन्ना सत्यम तो आपको नहीं पूछना है, बोलना है राजा एंड राधा रेड्डी, आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। यामिनी रेड्डी, उसके साथ साथ जो है ये शोभा नायडू, क्लियर। और ये आपके जो है सुता आपके जो है मनसा, ये इनका नाम ही याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट नेम है। इनको आपको नहीं भूलना है, राजा एंड राधा रेड्डी, क्लियर। और ये हैं आपके जो है सूर्य नारायण मूर्ति, इनका भी नाम आप याद रखेंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेट का जो है आपको बताना है कि जो आपका एशियन गेम हुआ था इसमें फ्लैग बियरर आपके कौन थे, ध्वजवाहक कौन थे, जो बोल सकते हैं कि आपके ओपनिंग सेरेमनी में, क्लियर। तो पीटी उषा, बजरंग पुनिया या फिर साइना नेहवाल या फिर नीरज चोपड़ा। तो आपके कौन थे? नीरज चोपड़ा बेसिकली जैवलिन थ्रो प्लेयर हैं। इनका आंसर यही होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, क्योंकि आपके 2018 में जो आपका ये एशियन गेम जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। तो इस पर्टिकुलर गेम के जो आपके फ्लैग बेरर इंडिया की तरफ से आपके नीरज चोपड़ा थे। तो ऑप्शन 4 आपका ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके ओपनिंग बोल सकते हैं सेरेमनी में आपके जो फ्लैग बेरर आपके नीरज चोपड़ा थे, लेकिन क्लोजिंग बोल सकते हैं कि सेरेमनी में फ्लैग बेरर कौन थे? आपके रानी रामपाल। और ये रानी रामपाल का संबंध किस गेम से है? तो इनका गेम है बेसिकली ये हॉकी प्लेयर है, क्लियर।
और ये 2018 एशियन गेम जो हुआ था आपका कब हुआ था, ये आप देख सकते हैं कि 18 अगस्त टू 2 सितंबर 2018 तक हुआ था। जकार्ता एंड पलम्बांग इंडोनेशिया में हुआ था। और ये मोटो क्या था, एनर्जी ऑफ एशिया। और यहाँ पे आप मेडल के बारे में जिक्र कर सकते हैं, 132 आपके गोल्ड जो है वो साइना के द्वारा जो है वो जीता गया था। और ये सिल्वर 92 एंड ब्रॉन्ज 65, टोटल आपके 289। इंडिया पे फोकस कीजिए, इंडिया का जो है वो स्थान मिला था इस पर्टिकुलर जो है आपके एशियन गेम में, जो 2018 के एशियन गेम में जो है 8 पोजीशन पे 16 गोल्ड, उसके साथ साथ सिल्वर 24 एंड ब्रॉन्ज आपके जो है वो 30, टोटल जो है वो 70 मेडल जो इंडिया के द्वारा ये जीता गया था। क्लियर। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप याद रखेंगे। हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन से आपके एग्जाम से क्वेश्चंस पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आपको बताना है कि आप क्या समझते हैं डबल सिटीजनशिप जब हम बात करते हैं इन केस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो सिटीजनशिप होता है आपके 2 कंट्रीज साइमल्टेनियसली, या फिर सिटीजनशिप ऑफ 2 स्टेट अलोंग विद 2 कंट्रीज, या सिटीजनशिप ऑफ 2 स्टेट साइमल्टेनियसली विद 2 कंट्रीज, या फिर सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री अलोंग विद दैट ऑफ सिटीजन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट वेयर वन रिसाइड, या फिर वन। तो यही इसका आंसर होगा। जब हम बात करते हैं डबल सिटीजनशिप के केस में जो है यूएस के केस में, तो जो सिटीजनशिप जो होता है वो कंट्री अलोंग विद आप कह सकते हैं कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट वेयर, जहां पे आपका ये रह रहे हो, या फिर उसके साथ जहां पे आपका जो है जन्म हुआ है। क्लियर। तो देयर आर 2 प्राइमरी सोर्सेज ऑफ सिटीजनशिप, आप कह सकते हैं कि आपका बर्थ राइट सिटीजनशिप, और एक नेक्स्ट आपका जो है प्रोवाइडिंग सर्टेन अदर रिक्वायरमेंट्स आर मेट। जो आपका ये आप बॉर्न हुए अब्रॉड टू यूनाइटेड स्टेट्स, आप कह सकते हो कि जो आपके सिटीजन आपके जो पेरेंट है, आपके पेरेंट से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका बॉर्न कहाँ पे हुआ है, कि आपके पेरेंट्स जो वो सिटीजन है यूनाइटेड स्टेट्स के, लेकिन आप कहाँ पे पैदा हुए, तो आप बोल सकते हो कि आपका बॉर्न हुआ है आपका जो है डिफरेंट अब्रॉड, विदेश में हुआ है। तो ये बेसिकली आपका ये 2 बोल सकते हैं कि आपके प्राइमरी सोर्सेज होते हैं आपके सिटीजनशिप के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हिंदू महासभा, ये बेसिकली इसका फाउंड किया गया था रिस्पॉन्स टू मुस्लिम फंडामेंटलिज्म इन विच ईयर। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष में मुस्लिम कट्टरवाद की प्रतिक्रिया के रूप में की गई थी? 1925, 1910, 1970 या फिर 1915। तो कब किया गया था? 1915 में। ऑप्शन 4 था आपका, ये करेक्ट हो जाएगा। अखिल भारत हिंदू महासभा, ये बोल सकते हैं कि आपका ये जो है हिंदू नेशनलिस्ट आपका पॉलिटिकल पार्टी इंडिया का था, इंडिया का है। और उसके साथ साथ जो है इसको फाउंड किया गया था 1915 में। फाउंडर कौन थे आपके जो है मदन मोहन मालवीय जी, जो इनके द्वारा जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को भी फाउंड किया गया था। और ये 1930s में जो आपका ये इमर्ज हुआ था डिस्टिंक्ट पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ द विनायक दामोदर सावरकर। क्लियर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। किस पर्टिकुलर ईयर में जो है आपका ये सेंसस जो हुआ था वो 15वें नंबर का जो है वो नेशनल सेंसस हुआ था। क्लियर। तो ये आपका 2001 में, या फिर 1991 में, या फिर 1981 में, या फिर 2011 में। तो अगर आपको ये पता है कि 2011 में जो आपका सेंसस हुआ था वो 15वें नंबर का था, तो ऑप्शन आपका ये क्या हो जाएगा? ये 4th हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2000 सेंसस ऑफ इंडिया से रिलेटेड, जिनको आप याद रखेंगे। 15वें नंबर का इंडियन सेंसस वाज कंडक्टेड, और ये कह सकते हैं कि जो आपका ये 1872 में हुआ था, ये आपका कंडक्ट हुआ था फर्स्ट टाइम। और 2011 बेसिकली आपका इसमें फर्स्ट टाइम जो है बेसिकली आपका बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया गया था 2011 वाले सेंसस में। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल रिपोर्ट्स जो रिलीज किया गया था 31 मार्च 2011, इसके अकॉर्डिंग जो इंडिया का पॉपुलेशन इंक्रीज होकर के जो है 1.21 बिलियन, और ये डिकेडल ग्रोथ की बात करें तो 17.7%। एडल्ट लिटरेसी रेट के बारे में याद रखिए, इंक्रीज हुआ था 74.04%, विद डिकेडल ग्रोथ ऑफ आपका जो है ये देखने को मिला था 9.21%। मोटो क्या है इस सेंसस का जो है 2011 सेंसस का मोटो क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, आवर सेंसस आवर फ्यूचर मोटो था। इसके बारे में याद रखेंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आपको बताना है कि जबकि आपके इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का उपयोग करते हैं, जब आपके इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का उपयोग करते हैं, और इस साम्राज्य के समकालीनों ने इसे डैश के रूप में वर्णित किया है, तो आपको बताना है। तो स्थलपति साम्राज्य, या फिर कर्नाटका साम्राज्यमो, या फिर बोल सकते हैं कि गजपति साम्राज्य, या फिर बोल सकते हैं कि आंध्र साम्राज्य।
तो इनको बेसिकली जो इतिहासकार जब कभी भी जो है ये विजयनगर साम्राज्य शब्द का ये उपयोग करते हैं तो साम्राज्य के समकालीनों ने इसे जो है किसके रूप में वर्णित किया है, तो कर्नाटका साम्राज्य में। क्लियर, ऑप्शन सेकंड आपका ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये विजयनगर साम्राज्य जो आज का कर्नाटक है ना, इसी पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिला था। और ये विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा, जो आपका मॉडर्न स्टेट जो हमें देखने को मिलता है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा एंड कुछ पार्ट्स बोल सकते हैं तेलंगाना एंड महाराष्ट्र के इस पर्टिकुलर जो है साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर आपका ये देखने को मिला था मिडिवल इंडियन एम्पायर में। क्लियर, उसके साथ साथ जो है इनको स्टैब्लिश किया गया था जो है विजयनगर एम्पायर को जो है 1336 में किसके द्वारा, जो है आपके हरियर फर्स्ट एंड बुक्का अरवाई के द्वारा जो है ये दोनों भाई थे। और ये बेसिकली जो है वो अंत भी हुआ था जो इस विजयनगर साम्राज्य का बैटल ऑफ तलिकोटा, ये 1565 में हुआ था। इसके बारे में भी याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो अंपायर का जो है नेम बेसिकली आफ्टर द कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर। क्लियर, और इसकी राजधानी कहाँ थी आपका, जो है वो विजयनगर, जो आपके अवशेष आपको देखने को मिलेगा प्रेजेंट डे हम्पी में। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है आपका ये हम्पी, जो कर्नाटक, जो प्रेजेंट डे में आपको कर्नाटक इंडिया में देखने को मिलेगा। और ये यूरोपियन ट्रेवल्स इसमें आए थे आपके विजयनगर साम्राज्य में, कौन, डोमिंगो पायस, उसके बाद से जो है फर्नो आपके न्यून्स, और ये निकोलो डी अकोंटे। तो इनके नाम आप याद रखेंगे जो इन दौरा किए थे विजयनगर साम्राज्य को। लेकिन आपको बताना किन के समय में कौन कौन ये आपके ट्रेवलर्स आए थे, ये अलग अलग बोल सकते हैं कि रूलर्स के टाइम पे आए थे। तो इनका नाम आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कभी मुझे जब मैं नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करूंगा तो इस पॉइंट को मैं आपको साथ में जरूर बताऊंगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इसमें आपको बताना है कि सबसे बड़ी जो आपका लार्जेस्ट डून जो आपका फॉर्मेशन जो इंडिया में आपका ये कौन है, हरिके दून या फिर कोटा दून या फिर जो है नलगढ़ दून या फिर देहरादून। तो ये इसका आंसर क्या होगा, भारत में सबसे बड़ी जो आपका जो डून फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा देहरादून, ऑप्शन फोर्थ आपका ये करेक्ट हो जाएगा। देहरादून बेसिकली आपका लार्जेस्ट ऑफ ऑल ड्यून्स, जो अगर हम बात करें इसके तो ये कहाँ तक है आपका लेंथ के बारे में बात करूं तो 35 से 45 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगा लेंथ, और ये 2225 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और ये भोटिया जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल बोल सकते हैं कि जो आपका ये जनजाति इस पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि वैली ऑफ ग्रेट हिमालय रेंज में देखने को मिलेंगे। हरिके दून के बारे में बात करें तो क्रेडल शेप्ड आपका हैंगिंग वैली होता है, और ये गढ़वाल हिमालय जो उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। जो रीजन जो होता है आपका सराउंडेड होता है ग्रीन बुग्याल से, जो हाई एल्टीट्यूड जो आपके चारागाह होते हैं इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। और ये सराउंडेड होता है स्नो कवर्ड पिक्स एंड अल्पाइन वेजिटेशन से, और अल्पाइन वेजिटेशन में आपके जो है वो कौन ग्रो करते हैं, बेसिकली अल्पाइन में आप कह सकते हो कि जो है लाइकेन बेसिकली इस पर्टिकुलर वेजिटेशन में ग्रो करते हैं अल्पाइन वेजिटेशन में। और ये आपका कोटा दून के बारे में बात करें तो एरिया इन उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ये बेसिकली आपके सिचुएटेड है नियर बाई बोल सकते हैं कि जो आपका ये सतलिया सौर और ये आपका दंग गिरु सौर के पास ये आपका कोटा दून। ऐसा नहीं कि आप कोटा जो है वो लगाओगे, कोटा दून आपका ये कोटा में नहीं, ये आपका उत्तराखंड में ही एरिया है कोटा दून का। और ये आपका नलगढ़ जो आपका गेटवे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश इन नॉर्थ इंडिया, ये बेसिकली नलगढ़ को कहा जाता है। तो आपका एक सिटी है जो आपको देखने को मिलेगा जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट के आसपास, ये हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है आपका ये सोलन डिस्ट्रिक्ट। 21 क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इसमें बेसिकली आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका ये इंडिया का एकमात्र आपका रैक बोल सकते हैं कि आपका ये रेलवे है। इसी 2005 में जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको सम्मिलित किया गया है। तो इनमें से कौन सा आपका है, ये कालका शिमला रेलवे या फिर नीलगिरी माउंटेन या फिर कांगर वैली रेलवे या फिर आपका ये मथेरन हिल रेलवे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो आपका हो जाएगा नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ऑप्शन सेकंड आपका ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं नीलगिरी माउंटेन रेलवे, और यहाँ पे मैं इमेज भी इंसर्ट किया हूँ जिसके जरिए आप लंबे समय तक याद रख सकते हो। जुलाई 2005 में यूनेस्को के द्वारा ये ऐड किया गया था नीलगिरी माउंटेन रेलवे एज ए जो है आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्लियर, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको देखने को मिलेगा नीलगिरी जो है डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। क्लियर, और ये बेसिकली आपका ये रेलवे जो है ऑपरेट किया जाता है जो सॉदर्न रेलवे एंड द ओनली रैक रेलवे इन इंडिया, द ओनली रैक रेलवे इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 22 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेट का आपको बताना है कि जो आपका बेसिकली मस्कट में जो आपका ये खेला गया था कि जो है वुमेन्स हॉकी एशिया कप। तो इस पर्टिकुलर एशिया कप का जो आपका ये मस्कट में हुआ था
ये किसके द्वारा जो है, किस प्लेयर के द्वारा लीड किया गया था और जो आपका हेल्ड हुआ था जनवरी 2022 में। तो इसको हिंदी में भी मैं रीड कर दे रहा हूँ। मस्कट में महिला हॉकी एशिया कप में किस खिलाड़ी ने भारत का नेतृत्व किया जो जनवरी 2022 में आयोजित किया गया था? सविता पुनिया, नवनीत कौर या फिर रानी रामपाल या फिर सुष्मिता पाटिल? तो ये बेसिकली आपका ये जो है लीड किया गया था वो सविता पुनिया जी के द्वारा। ऑप्शन आपका ये फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2022 ये बेसिकली आपका ये मस्कट में हेल्ड हुआ था, ओमान मस्कट में। क्लियर। और ये टूर्नामेंट जो ओरिजिनली आपका शेड्यूल आपका ये होने वाला था आपका ये बैंकॉक में, बैंकॉक थाईलैंड में, लेकिन ये मूव्ड हुआ था आपका मस्कट ओमान में। और ये बोल सकते हैं गोलकीपर सविता पुनिया कैप्टन बनी थी। 18 मेंबर इंडिया स्क्वाड एंड डिफेंड डीप बोल सकते हैं कि आपका इका विल बी द वाइस कैप्टन। क्लियर। यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेट का। इस पर किस आपके जो है बायोस्फीयर रिजर्व आपका ये लार्जेस्ट है जो आपको देखने को मिलेगा इंडेंजर्ड मराइन मैमल डुगोंग। और ये बेसिकली जो है ये डुगोंग जो है आपका सी टर्टल्स ये आपको देखने को मिलेगा ऑल्सो फाउंड। क्लियर। तो इसमें से किस पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व में आपको देखने को मिलेगा? और ये आपका जो है लार्जेस्ट इंडेंजर्ड आपका ये मराइन मैमल डुगोंग। तो ये आपको देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में या फिर सिसाचलम बायोस्फीयर रिजर्व में या फिर पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में या फिर कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व में। ये तो आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। क्लियर। और ये गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में आपको देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में आपको देखने को मिलेगा जो है आपका लार्जेस्ट इंडेंजर्ड मराइन मैमल डुगोंग। ऑप्शन फर्स्ट आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है और ये शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप रीड कर लीजिएगा। बेसिकली उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन है गल्फ ऑफ मन्नार मराइन नेशनल पार्क जो आपका डेजिग्नेटेड है ये बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में। क्लियर। डुगोंग आपको देखने को मिलेगा इंडेंजर्ड मराइन मैमल है। मेन अट्रैक्शन है आपका जो है गल्फ ऑफ मन्नार मराइन नेशनल पार्क का। और इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा जो है डिफरेंट आपके वुलनरेबल वेल्स लाइक आपके हम्पबैक वेल्स, ब्लू वेल्स एंड फिन वेल्स, ये भी आप याद रख सकते हैं। साथ के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 24 क्वेश्चंस किस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आपका ये सुप्रीम कोर्ट्स को ये बेसिकली ये एम्पावर्स है कि जो आप क्या कर सकते हो कि रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर्स। जो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर किया दिया जाता है उसको इन्हीं के द्वारा जो वो क्या किया जा सकता है कि वो रिव्यू किया जा सकता है। किस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 135, आर्टिकल 136, आर्टिकल 138, आर्टिकल 137। क्लियर। तो ये बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगा किस पर्टिकुलर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में ये इंपावर करता है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर्स। ये पॉइंट है आपका आर्टिकल 137 में। ऑप्शन फोर्थ आपका ये करेक्ट हो जाएगा। सीधा सीधा ये पॉइंट आपके एग्जाम से पूछा गया था, रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये पॉइंट किसमें मेंशन है? आर्टिकल 137 में। आर्टिकल 139 में क्या मेंशन है? कन्फर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इशू सर्टेन रिट्स। और ये आर्टिकल 139A में क्या मेंशन है? ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस। और ये देख सकते हैं कि आर्टिकल 136 में क्या मेंशन है? स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर। तो ये पॉइंट एक बार रीड कर लीजिएगा क्योंकि आर्टिकल में आपको थोड़ा सा खुद से मेहनत करनी पड़ती है कि कौन आर्टिकल में कौन सा पॉइंट मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेट का बोल सकते हैं कि जो आपको बताना है कि किस सेल में आपको बेसिकली ये कहा जाता है न्यूरोलेमा सेल। ये आपका मेन ग्लियल सेल्स होता है पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का और ये प्ले करता है एसेंशियल रोल इन द सर्वाइवल एंड फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये बेसिकली आपका ये कौन सा सेल होगा? बाइपोलर सेल्स, स्वान सेल या फिर गैंग्लियन सेल्स या फिर फोटो रिसेप्टर सेल्स। तो ये आपका कौन सा सेल होता है? ये आपका सेल होता है बेसिकली आपका ये स्वान सेल्स होगा। इसका आंसर ऑप्शन सेकंड आपका ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं डिटेल में डिस्कस कर दूं क्योंकि ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो साइंस से मेरा थोड़ा सा फोकस ज्यादा है इसी वीडियो में भी, तो फिर आप इस पे फोकस कीजिएगा। जो अगर हम बात करें कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये बेसिकली न्यूरॉन जो होता है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जो आपके 3 मेजर पार्ट्स इसके होते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका सेल बॉडी। यहाँ पे देखिए सेल बॉडी, आपको यहाँ पे सेल बॉडी देखने को मिलेगा,
ये सेल बॉडी, उसके साथ साथ ये आपका डेंड्राइट, ये आप सेकेंड बोल सकते हैं, और ये आपका एक्सॉन, ये आपका जो ये एक्सॉन होता है, ये आपका एक्सॉन होता है। क्लियर। और ये सेल बॉडी में आपको ये देखने को मिलेगा साइटोप्लाज्म। सेल बॉडी में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा साइटोप्लाज्म। सेल बॉडी में आपको देखने को मिलेगा साइटोप्लाज्म, और उसके साथ साथ जो है ग्रेनुलर बॉडीज, जिसे हम निसल्स ग्रेन्यूल कहते हैं। देखिए इसमें आपको, इसी सेल बॉडी में आपको जो है इस साइटोप्लाज्म में आपको निसल्स ग्रेन्यूल्स भी देखने को मिलेंगे, और ये कुछ आपके शॉर्ट फाइबर्स जिसका जो है ब्रांच जो रिपीटेडली और ये प्रोजेक्ट आउट द सेल बॉडी, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, निसल्स ग्रेन्यूल्स। जो आपके क्या होते हैं, जो इस टाइप के निसल्स ग्रेन्यूल्स को हम डेंड्राइट्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है, ये आपका निसल्स ग्रेन्यूल्स का है, ये बेसिकली आपका ये डेंड्राइट्स के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये जो है ये जो फाइबर्स जो आपका ट्रांसमिट करता है इंपल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी, और ये एक्सॉन जो होता है आपका लॉन्ग फाइबर होता है। एक्सॉन क्या होता है आपका, ये लॉन्ग फाइबर होता है, और ये डिजिटल इंड जो आप बोल सकते हैं कि आपका ये ब्रांचेज होता है। डिजिटल इंड पे देखिए आपका ये ब्रांचेज है, ब्रांच्ड है आप ये कह सकते हैं, और ये प्रत्येक ब्रांच टर्मिनेट्स एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम सिनेप्टिक नोब कहते हैं। तो बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। ये आपका जो है यहाँ पे देखिए टर्मिनल एंड पे जो आपका एक्सॉन जो है वो क्या हो रहा है, एक्सॉन जो है बेसिकली आपका इस टर्मिनल एंड पे आपका ये ब्रांचिंग को शो कर रहा है, और ये जो आपके प्रत्येक ब्रांच जो है टर्मिनेट्स एज अ वल्व लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम सिनेप्टिक नोब के नाम से जानते हैं, जिसे हम सिनेप्टिक नोब के नाम से जानते हैं, जो आपका ये अपोजिस धारण करता है सिनेप्टिक वेसिकल्स, और ये आपका कुछ केमिकल्स रखता है, और उस केमिकल्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। क्लियर। तो जो आपके ये सिनेप्टिक नोब होंगे जो आपके पॉज करेंगे, जिसके पास होगा सिनेप्टिक वेसिकल्स, और इस सिनेप्टिक वेसिकल्स के पास आपका क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्लियर। ये केमिकल होता है बेसिकली आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स। उसके साथ साथ जो आपका एक्सॉन्स होते हैं वो ट्रांसमिट करता है नर्व इंपल्स, जो आपके फ्रॉम द सेल बॉडी टू द सिनेप्स, और या फिर बोल सकते हैं कि न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। और जो आपका बेस्ट होता है नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, द न्यूरॉन्स होगा आप डिवाइडेड होता है 3 टाइप्स, जो आपका मल्टीपोलर होता है। मल्टीपोलर में क्या होता है कि जो बेसिकली आपका 1 एक्सॉन एंड 2 और मोर डेंड्राइट्स जो आपके पाए जाएंगे आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। बाइपोलर में क्या होता है कि बाइपोलर में जो आपका 1 एक्सॉन और उसके साथ साथ 1 डेंड्राइट्स, और ये आपके पाए जाएंगे रेटिना ऑफ द आइज। और यूनिपोलर में क्या होता है कि जो आपके सेल बॉडी के साथ जो आपका 1 एक्सॉन केवल और केवल जो आपको ये देखने को मिलेगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में। और ये 2 टाइप्स ऑफ एक्सॉन्स होते हैं, माइलिनेटेड और इसके साथ साथ नॉन माइलिनेटेड। तो माइलिनेटेड नर्व जो फाइबर्स होता है आपका ये इन्वेलप होता है, इसके साथ जो है आपका ये श्वान सेल्स, यही आपके एग्जाम्स में पूछा गया था, जो आपका ये फॉर्म करता है माइलिन शीथ किसके चारों तरफ, आपके एक्सॉन के चारों तरफ। और ये गैप देखने को मिलता है बिटवीन 2 एडजेसेंट माइलिन शीथ, जिसे हम नोड्स ऑफ रैनवियर के नाम से जानते हैं, जिसे हम नोड ऑफ रैनवियर के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं नोड ऑफ रैनवियर। क्लियर। माइलिन शीथ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इमेज में आप जब पॉइंट को कोरिलेट करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। साथ के साथ यहाँ पे देखिए जो माइलिनेटेड नर्व्स फाइबर्स होता है ये आपको देखने को मिलेगा स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स में, और ये अनमाइलिनेटेड जो आपका नर्व फाइबर्स होता है आपका इनक्लोज होता है श्वान सेल्स दैट डज नॉट फॉर्म ए माइलिन शीथ, जो आपका ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं करता है एक्सॉन के चारों तरफ। और ये आपका कॉमनली आपको देखने को मिलेगा ऑटोनोमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम्स में। क्लियर। आई होप आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन इस पीडीएफ को भी रीड कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपके डिफिकल्ट पूछे ही जा रहे हैं। तो डिफिकल्ट पूछे जा रहे हैं तो डिफिकल्ट एक तरीके से एक्सप्लेनेशन भी आपको मैं दे रहा हूँ, काफी डीप में जाकर के दे रहा हूँ कि अगर क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में देखिए ऑप्शन की क्लैरिटी आपको आई होगी ना, जैसे कि आपका बाइपोलर सेल्स क्या होते हैं तो वो मैं डिस्कस ही किया हूँ। के साथ साथ श्वान सेल्स आपका आंसर ही था। गैंग्लियन सेल्स एंड फोटोरिसेप्टर्स सेल्स के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का बोल सकते हैं एक्सप्लेनेशन आपका ये एंड हो जाएगा। फोटोरिसेप्टर सेल्स में आपको देखने को मिलेगा, ये फोटोरिसेप्टर सेल्स जो आपका स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ न्यूरो एपिथेलियल सेल होता है, जो आपका ये पाया जाता है रेटिना, और ये कैपेबल होता है विजुअल फोटो आपके ट्रांसडक्शन में। और ये ग्रेट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है फोटो रिसेप्टर का, जो है ये लाइट को क्या करता है कि आपका कन्वर्ट करता है विजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसमें, जो है सिग्नल्स में, जो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका स्टिमुलेट करता है बायोलॉजिकल प्रोसेस को। और ये मोर स्पेसिफिक फोटो रिसेप्टर प्रोटीन जो होता है सेल जो आपका एब्जॉर्ब करता है ये फोटोन, जैसे कि आपका ये लाइट जो होता है ना वो बेसिकली आपका ये पैकेट ऑफ बोल सकते हैं कि बंडल होते हैं जिसे हम फोटोन्स कहते हैं। क्लियर।
जो आपका ये जो है ये फोटो रिसेप्टर सेल उसको कन्वर्ट करने का काम करता है सिग्नल में, और ये इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिएगा। साथ के साथ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो बोल सकते हैं कि जो है आपको याद रखना है, जो करंटली की बात करें तो 3 नोन टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर आपके सेल्स हैं आपके मैमेलियन आइज में, रॉड्स, अकॉन्स एंड इंट्रिंसिकली आपके फोटो सेंसिटिव रेटिनल गैंग्लियन सेल्स। तो गैंग्लियन सेल्स का नाम याद आ गया ना, ये जो आपका ऑप्शन में मेंशन था। आई होप आपको इस समझ में आ रहा हो, क्योंकि ऑप्शन के डीप में जाकर के एक्सप्लेन पॉइंट को समझना काफी चैलेंजिंग होता है, लेकिन आप समझेंगे तभी तो अच्छे स्कोर कर पाएंगे आप। उसके साथ साथ जो आपके रॉड्स, जो आपका प्राइमरली जो आपका मेडिएट होता है कोटोपिक आपका विजन डीम कंडीशंस के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपका रॉड्स सेल, क्लियर। जबकि आपका ये कौन्स जो आपका प्राइमरली आपका ये ब्राइट कंडीशंस के लिए आपका ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये आपका थर्ड क्लास ऑफ मैमेलियन फोटोरिसेप्टर सेल वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द 1990, क्लियर, 1990s। और ये इंट्रिंसिकली फोटो सेंसिटिव रेटिनल आपके गैंग्लियन सेल्स था। आपका ये थर्ड वाला जो न्यूली डिस्कवर आपका मैमेलियन फोटोरिसेप्टर सेल को डिस्कवर किया गया था, क्लियर। इसी के साथ बोल सकते हैं कि मिशन एसएससी सीजीएल मेंस बाय 2023 का जो जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका ये बैच है, 100 वीडियोस में हम लोग इस पर्टिकुलर बैच को कंप्लीट करेंगे, और ये 100 वीडियोस का वीडियो नंबर 21 आपका ये कंप्लीट होता है। आई होप आप इस पर्टिकुलर वीडियो को बहुत ही पैसेंस के साथ आप इस पर्टिकुलर वीडियो को एंजॉय किए होंगे, काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बोल सकते हैं कि वीडियो नंबर 22 में। तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।